हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं राजीव जी, क्षमा चाहूंगी। शायद वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, आपकी वॉल्यूम कम है शायद, आपकी कंप्यूटर, आपकी मशीन की। अभी विवेक जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी उन्हें ढूंढ रही हूँ। राजीव जी कुछ बता पाएंगे? समय सीमा कितनी होगी मैडम? विवेक सर नमस्कार। मुझे भी कुछ। महादेव सर। महादेव सर। महादेव सर। महादेव सर। नमस्कार विवेक जी। हाँ, उनकी आवाज से लग रहा है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहे हैं। विवेक जी आ गए हैं, सामने हैं। मैडम प्रणाम आप सभी को, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं हम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद। बहुत आतुर है लेखक गाँव देखने के लिए रात के समय कैसे दिखता है। जिनके समय देख लिया, बहुत खूबसूरत दिखेगा। आप लोग इंडिया में हैं क्या? हाँ, वो वहां से ही है। आशना जी शायद लेखक गांव में ही रहेगी पक्का। ओके। कितना टाइम है घर के लिए? जी मंजू दीदी नमस्कार। हाँ, हम लोग हाँ, ऐसा शो भी लेके चल रहे हैं कि क्योंकि वक्ता तो हमारे बहुत अधिक हो जाएंगे, तो हाँ, 5 मिनट का समय लिया जाए। ठीक है। तो जब कार्यक्रम शुरू होगा ना, तब ये बात आप जरूर बोल दीजिएगा, वरना फिर क्या होता है ना कि लोग बोलते रह जाते हैं कभी-कभी। तो अभी दीदी चीन में यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं। 11 बजे कार्यक्रम शुरू किए हैं और देखिए समाप्त तो होता है। और कल सुबह भी मेरा एक कार्यक्रम है दिन भर का। अच्छा। हे भगवान। मैं अभी पेइचिंग आया हूँ, चीन की राजधानी में। यहाँ पे कल एक कार्यक्रम है। गुड। अच्छा जी। विवेक भाई नमस्कार। जी नमस्कार सर। कैसे हैं? हाँ, आज तो बड़े-बड़े लोग दिख गए। अभी जी भी दिख गए, जी भी दिख गए। नमस्कार अभी जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार, प्रणाम। अथिला जी श्रीलंका से हैं आप शायद? जी मैं श्रीलंका से हूँ। जी हाँ। जी स्वागत है आपका, स्वागत है। रवि सर हमें सूचित करेंगे कि हम लोग प्रारंभ करें। जी स्वागत है रवि सर, आपका स्वागत है। प्रणाम सुनीता जी, सुनीता शर्मा जी, उन्होंने नोट लिखी है। सर आप क्या हम लोग प्रारंभ करें? 11:08 हो गए। हम सर प्रारंभ करें, आप प्रारंभ करें। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, होस्ट मैं वो कर रहा हूँ। आप प्रारंभ करें। कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि लेखक गांव का एक वीडियो भी हम चलाएंगे,
आप जी कार्यक्रम शुरू करने के बाद जब भी अनाउंस करते हैं तो हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप लेखक गांव की चलाने चाहेंगे यहाँ पे। जी 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 जी, स्वागत है, स्वागत है। जी, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। अभी शिप्रा दीदी भी आई हैं। रवि सर, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, 3 दिन से देहरादून थानों में डॉक्टर निशंक जी के भगीरथी प्रयास से यह जो साहित्य का कुंभ लगा है, इसमें देश के ही नहीं विदेश के भी जो भी विद्वत्तम हैं, वे अपनी अपनी इस साहित्य में डुबकी लगा रहे हैं और अपने ज्ञान से सारे पाठक वृंद को शोधार्थियों को भी अपने ज्ञान से आलोकित कर रहे हैं। आज जो हम लोग का यह विषय है, आज राष्ट्र एकता के सूत्र में पिरोती हिंदी। हमारे समक्ष जब एक राजनेता की छवि आती है तो क्या छवि आती है हम सभी को विदित है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर निशंक की छवि हम लोगों के समक्ष आती है तो नेता के बारे में जो हमारी धारणा होती है वह पूरी तरह से बदल जाती है। और एक लेखक के रूप में, एक नेता के रूप में निशंक जी माँ भारती की जो सेवा कर रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने कर्तव्यों के माध्यम से, वह निश्चित रूप से श्लाघनीय तो है ही, हम सभी के लिए अनुकरणीय भी है। और हिंदी के उत्थान में अभी जो उनके कार्य हैं, जो कार्य हो रहे हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से वे जो साहित्य रचना कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय संस्कृति के जो धरोहर हैं, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य हैं, उनको वे सामान्य भाषा में जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जो उनका एक बहुत बड़ा स्वप्न था, वाजपेयी जी, जो भारत की पहचान है वह विद्वता के कारण नहीं है, पूरे विश्व में हम विश्व गुरु के नाम से विख्यात था भारत। तो एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य तो करना ही है, लेखकों के लिए भी कार्य करना है और वाजपेयी जी के उस स्वप्न को डॉक्टर निशंक जी धरातल पर ला चुके हैं। और देहरादून में लेखक गांव का जो उनका सपना था, उनका भी सपना था और वाजपेयी जी का सपना था, उसके माध्यम से वे निश्चित रूप से अगले वर्ष कई वर्षों तक भारतीय जनमानस को ही नहीं, विश्व जनमानस को भी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट साहित्य पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो डॉक्टर निशंक जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने हम सभी को यह इतना बड़ा मंच दिया है कि इस मंच पर विश्व के हम सभी शोधार्थी, ज्ञानार्थी, विद्यार्थी सभी लोग अपने एक जगह पर इकट्ठे हो सके और अपने विचारों को आपस में साझा कर सके, एक दूसरे से सीख भी सके। तो पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। उनकी संख्या अधिक है तो आप सभी से मैं सादर आग्रह करूंगा कि 5 मिनट में अपने वक्तव्य को समाहित करेंगे। जैसा कि आप सभी का विदित है, हम लोग का जो विषय है राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती हिंदी। तो इस विषय पर आज जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं श्रीमती मृदुल कीर्ति जी मैम है, मुख्य अतिथि श्रीमती माधवी रामधारी जी हैं, अध्यक्षता जो हमारी कर रही हैं प्रोफेसर मोहन कांत गौतम जी कर रहे हैं। हमारे सत्र के प्रभारी रवि जी हैं, आसना जी, डॉक्टर बेचैन कांडियाल जी हैं और संचालन में मैं और डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हैं। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। और आसना जी, क्या वीडियो हम अभी चला सकते हैं? ठीक है, तो शायद आस्था जी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे प्रारंभ करते हैं अपने पड़ोसी देश श्रीलंका चलते हैं। अभी दिवाली भी आने वाली है, माँ सीता जी भी वहां से आई थी इस दिवाली में और पूरे भारत में दिवाली मनाई गई। तो हम लोग डॉक्टर अथिला जी को सुनते हैं। डॉक्टर अथिला जी, आपका स्वागत है।
जी, टेक्निकल तकनीकी समस्या के कारण वीडियो नहीं चल पाएगा। अथिला जी से भी संपर्क नहीं हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग सुनते हैं डॉक्टर अश्विनी जी को। अश्विनी जी, कृपया आप अपने बात को 5 मिनट में रखें। जी, विवेक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस सादर मंच पर आमंत्रित करने के लिए और पहले ही वक्ता के रूप में मुझे ये मान देने के लिए। इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी मान्यवर मेधावी सुधीजनों को मैं प्रणाम करते हुए बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कि ये जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो ये भगीरथ प्रयत्न है, वो एक संकल्प से सिद्धि की ओर तो ये बढ़ चुका है और यह एक बात को ज़रूर दिखाता है, विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। इस संस्कृत के सुभाषिताने को बिल्कुल उन्होंने खरा उतारा है कि जो विद्वान होते हैं वो किस तरीके से सब जगह विभूषित होते हैं। इसका ये बहुआयामी जो उदाहरण है, ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने कायम किया है। तो इस इतने बड़े संकल्प को पूरा होने के लिए और हम जैसे साहित्य सेवी लोगों को एक पर्व स्थल जैसे लेखा गांव जैसा एक पर्व स्थल देने के लिए बहुत बहुत बिल्कुल हृदय के गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परम आदरणीय निशंक सर का। और उसके बाद ये जो आपने कहा है कि जो माला होती है, माला में हिंदी एक बिल्कुल एकता को जो पिरोने का काम कर रही है, वो बिल्कुल सही मायने में आपने आज का यह विषय रखा है। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हिंदी है, जो हमारी जो ब्रज भाषा हो या अवधी भाषाओं से लिए गए शब्द तो है ही है, लेकिन मैं एक और आंध्रा के भी कुछ शब्दों में या कन्नड़ शब्दों में भी हिंदी के शब्द विराजमान हैं, क्योंकि यह एक जननी भाषा संस्कृत की से ही ली गई है एक भाषा है। तो इसी के लिए ये बिल्कुल आपने एक सक्षम विषय रखा है, चूँकि मैं ये समय की गरिमा को समझती हूँ और इसका आदर करते हुए अपने वाणी को विराम देते हुए पुनः एक बार लेखक गांव की इस संकल्प सिद्धि के रूप में जो निर्मिति हुई है उसे दिल के हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हम सभी का। और आपसे मैं ये चाहूँगी कि आप संचालन का काम संभालिए और मुझे इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अश्विनी जी, इतने सुंदर वक्तव्य के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब आग्रह करेंगे डॉक्टर रमा तक्षक जी से। डॉक्टर रमा तक्षक जी, कृपया अपने वक्तव्य को 5 मिनट में समाहित करने की कृपा करेंगे। जी विवेक जी, बहुत बहुत आभार आपका। आशा है आप मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं। जी सर। जी जी पहली बात तो मैं निशंक जी के प्रयास का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जिस तरीके से इस महाकुंभ को, साहित्य के महाकुंभ को स्वरूप दिया है, वो वाकई ही अभिनंदनीय है। और ऐसे प्रयास मुझे लगता है विश्व सुरंग के बाद जो हो रहे हैं, विश्व सुरंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं, मुझे लगता है हर राज्य को इस तरह के साहित्य समागम, साहित्य संगम, साहित्य महाकुंभ के आयोजन जो है वो किए जाने चाहिए। जहां तक हिंदी मातृभाषा की, हिंदी की बात है, वो पिछले मैंने 3 दशकों से ये देखा। मैं एक बात कहना चाहूंगा विवेक मणि जी, यदि मैं समय को लांग रहा हूं तो आप मुझे टोक दें। मैं आधा मिनट में अपनी बात संक्षिप्त करके और चुप हो जाऊंगा, विराम दे दूंगा अपनी। और साथ ही साथ मैं भूल गया माधुरी जी को और मृदुल कीर्ति जी को, मोहनकांत गौतम जी को भी मेरा अभिनंदन। मैं बात कर रहा था कि किस तरह से हिंदी की जो स्थिति है वो मैं ये देखता हूँ कि पिछले 3 दशकों में बहुत बिगाड़ हुआ है
और इस बिगाड़ की अगर मैं जड़ें देखता हूं तो वो मैकाले तक जाती है। 1850 में जो भारत की स्थिति थी वो ये थी कि हर गांव में 1850 में शिक्षा की ये स्थिति थी कि उत्तर भारत में जो है वो मैकाले ने 2 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उन 2 विद्वानों का, अंग्रेजों का, जिन्होंने पूरी शिक्षा की जो का प्रतिशत है पूरे भारत में वो क्या है, तो दक्षिण में उस समय पूरा 100% था, 100% था, और उत्तर में लगभग 95% था। और हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था, और उस गुरुकुल को मैकाले ने जिस तरीके से तोड़ा वो आज हमें सेध रहा है, वो हमें तकलीफ दे रहा है। तो वो बात हमें पुनः मैकाले की बात को हम कैसे पलटें, ये एक बहुत बड़ा प्रयास करने की जरूरत है। मैंने अभी साहित्य का विश्व रंग का जो नया अंक जो आया है वो मातृभाषा विशेषांक है, और मातृभाषा विशेषांक में मैंने लगभग 18 या 19 मातृभाषाओं, भारत की मातृभाषाओं की जो स्थिति देखी, वो किसी भी मातृभाषा की स्थिति अंग्रेजी के सामने सही नहीं है, और अंग्रेजी बिगाड़ कर रही है। तो जो बातें बिगाड़ कर रही हैं, जो बातें मातृभाषाओं को और हिंदी को व्यावसायिक तौर पे नहीं आने दे रही, आम आदमी की भाषा नहीं बन पा रही। और मैं ये देखता हूँ कि हमारी जो पीढ़ी है, मैं अपने भतीजे भतीजियों से भारत में यदि बात करता हूँ और उनको 36 या 38 अंक लिखने को कहता हूँ, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि 36 और 38 अंक होते क्या है। उन्होंने कहा, वो ये कहते हैं कि ताऊ जी अंग्रेजी में बताओ। तो ये जो स्थिति है ये बहुत और आज की स्थिति आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर जिस कदर देवनागरी लिपि का जो अपमान हो रहा है, हमारी देवनागरी लिपि पर भारत का पूरा दर्शन खड़ा है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। पश्चिम के एक विद्वान हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1948 या 49 में, वो ये लिखते हैं, टी.एस. एलियट उनका नाम है। वो ये लिखते हैं भारत की ये दर्शन की तुलना करते हुए और पाश्चात्य दर्शन की तुलना करते हुए भारत के साथ, कि भारतीय दर्शन दार्शनिकों के सामने, क्योंकि ये दर्शन पूरा देवनागरी लिपि के वर्णों का है। इस बात को लेकर के मैंने अभी पिछले दिनों एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी लिखा, और वो बहुत सारी अखबारों में छपा भी है। तो जो उन्होंने ये कहा उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं वो भारतीय दार्शनिकों के सामने प्राथमिक पाठशाला के छात्र हैं। तो आप ये देखिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसने 2 शून्य दिए हमें। एक तो शून्य वो जो हम अंकों में काम लेते हैं, गिनती में काम में लेते हैं, 9 के बाद 10 जो होता है हमारा, और दूसरा शून्य है हमारा कि जीवन में विचारों के पार कैसे जाया जाए। और विचारों के पार जाने का अर्थ है कि आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, आप में द्वय नहीं रहता। तो ये बात भी देवनागरी लिपि की है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो मैकाले ने हमें नुकसान पहुंचाया, और उस नुकसान का प्रभाव आज हम सोशल मीडिया पे इतना देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हिंदी भाषा को रोमन में लिखा जा रहा है, जबकि रोमन भाषा जो है, रोमन लिपि जो है वो सामर्थ्य नहीं रखती हिंदी भाषा को लिखने की, क्योंकि यदि आप तट लिखना चाहें तो तट आप नहीं लिख पाएंगे। निर्णय यदि लिखना चाहें आप तो निर्णय नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो बहुत छोटी लगने वाली बातें हैं, जो हमारी विरासत है, हिंदी की विरासत है, देवनागरी एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी और एक बहुत शोध का विषय है जिसको नकारा जा रहा है। इसको वापस लाना पटरी पे, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसको कोई और नहीं करेगा, ये हम और आप की जिम्मेदारी है। और जहां जहां भी हमें ये समझ आए, ये लगे, जहां भी ये लिखा जा रहा है, उनको बताने की, समझाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया पर ये देखता हूं कि जो आदमी साहित्यकार है हिंदी का, और उसका जो लिखा हुआ मुझ तक पहुंच रहा है वो रोमन लिपि में पहुंच रहा है, और यदि मैं उसको समझाता हूं कि मैडम, भैया जी, ऐसा मत करो क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है,
तो उनके समझ में आता है और ये वो उसको फिर कभी दोबारा से पुनरावृत्ति उस बात की नहीं होती। तो मेरा कहने का आशय हम आप सभी से ये है, आप सभी विद्वानों से ये है कि जहाँ-जहाँ जब-जब आप ये देखें कि कोई व्यक्ति हिंदी भाषा को यदि रोमन में लिख रहा है तो उनको बताएं कि कृपया देवनागरी लिपि संविधान में भी ये लिखित है कि हिंदी जो है वो राजभाषा है और लिपि उसकी देवनागरी है। तो इसके बारे में आप बहुत जरूरी है आपका बताना, कहना उनको। दूसरी बात मैं एक और करूंगा कि जो जेपी नोटियाल साहब की है, उन्होंने बहुत काम किया है नोटियाल साहब ने, और एथनोलॉग जो है वो इस बात को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो वहां भी उनकी है सबसे न्यारी। ये हमारी संस्कृति हमारे साथ जाती है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता और हम कहते हैं कि हिंदी भाषा को सब जगह से आगे बढ़ेगी। मैं भी एक सेमिनार के दौरान यूरोप में जब मैं गया हुआ था, तो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार के दौरान में जब मेरा एक लेक्चर अलग से रखा गया था, तो वहाँ का कुछ विद्यार्थी लोगों से मैंने पूछा जब कि ये सारे यूरोप अपना भाषा साहित्य संस्कृति में इतने आगारी हैं, और तो आप लोग का आकर्षण, तो वहाँ एक शोधार्थी ने हमको बताया कि देखिए की जो एक खूबसूरती है, तो इसमें तो बहुत सारे शब्द प्राकृत, पाली, संस्कृत, ब्रज भाषा, मगही और जितना बोली कहिए इसको या जितना भाषा है सबसे लिया गया है। तो ये भाषा हिंदी को समझने से हम बहुत सारे चीज को समझ सकते हैं। सभ्यता, संस्कृति और दर्शन को समझने में बहुत आसान होती है। तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि ये पाश्चात्य मुल्क, ये डेनमार्क जैसे देश के जो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में जो शोधार्थी हैं, वो इतने अच्छा से इस हिंदी के संदर्भ में जो इनको जानकारी है और ये बात बता रहे हैं, शायद इतना अच्छा से हम इधर जो भारत, नेपाल या जो हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं इसको उतना अच्छा से नहीं समझ रहे हैं। इस हिसाब से उन लोगों ने इसको आगे बढ़ा रहा है और समझ रहा है। तो वास्तव में जो हिंदी के अंदर जो उनका एक बहुत बड़ा गरिमा है, किसी भी पक्ष को हम देखेंगे तो ये बहुत सुमधुर और बहुत सारे चीज को समेटे हुए हैं। तो और ऐसे चीज को लेकर जो हमारे माननीय निशंक जी आगाड़ी बढ़ रहे हैं, और उनका जो ये अभी एक अनोखा और ऐतिहासिक काम जो कर रहे हैं, लेखक गांव, जहां आज विश्व भर के जितने हिंदी प्रेमी और हिंदी सेवी लोग हैं, सब एक मंच पर आए हैं और सब अपना अगर जो हमारे माननीय निशंक जी का जो प्रयास है उसमें अगर हम लोग अपने अपने जगह से उनको सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से गंतव्य में ये पहुंचेंगे और इसका उन्नति और प्रगति दिनानुदिन बढ़ेगी। तो और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में जो आपने मुझे बुलाए, इसके लिए पुनः मैं आभार प्रकट करते हुए सभी विद्वज्जन को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंदी, जय नेपाल, जय भारत, जय विश्व। बहुत बहुत आभार सर। निश्चित रूप से डॉक्टर निशंक जी का जो ये सपना है हिंदी के माध्यम से समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोया जाए, उसमें वे सफल होंगे। और आभार सर आपको। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा अमेरिका से कि वे कृपया अपने वक्तव्य से हमें हमारा ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर मंजू श्रीवास्तव जी, नमस्कार। जी मैं मंच को नमन करती हूँ। सभी को, बहुत गुणी जन यहाँ हैं, सबको सादर प्रणाम। मेरा वीडियो तो नहीं चल रहा है, मेरी आवाज शायद सुनाई पड़ रही होगी। जी दीदी, आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, थैंक यू सो मच। हिंदी राष्ट्रीय एकता
के सूत्र में सबको पिरोती है। निश्चय ही किसी भी देश को एकजुट करने के लिए कोई भाषा ही होती है जो कर पाती है। आजादी के आंदोलन के समय भी पूरे देश को जोड़ने वाली हिंदी ही थी, और आज बॉलीवुड के माध्यम से भी हिंदी पूरे देश को जोड़ रही है। तो हमारी भाषा इतनी सक्षम है कि जोड़ सकती है, बस थोड़े से प्रयासों की जरूरत है कि हम प्रयास करें, उसको बढ़ावा दें, ना कि शर्मिंदा हो हिंदी बोलने पर। निशंक जी के इस प्रयास को कि वो लेखक गांव के माध्यम से एक ऐसे, मैं अनुष्ठान ही नाम दूंगी इसको, कि उन्होंने किया है जिसमें कि हम सब जुड़े हैं और अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे आशा करती हूँ ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। तो और उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ हिंदी के ऊपर। कविता का शीर्षक दिया है स्वर्ण पदक सी जग में चमको। सारस्वत अभिनव सुखदायक, बोले इसको सब जननायक। सरल सरस प्रवाहमयी है, वेद पुराण में सारमयी है। तर्कश के तीरों सी पैनी, धार व्याकरण की है छेनी। कुसुमा सौ सी मीठी हो, गंगा सी निर्मल पावन हो। तुम्ही चेतना तुम्ही अस्मिता, वाणी का वरदान हो। तुमसे है पहचान हमारी, तुम भारत की शान हो। नए नए श्रृंगार पे ढलती हर प्रदेश की माटी पर, जैसे जैसे प्रदेश बदलते हैं अलग अलग उसका श्रृंगार हो जाता है, तो नए नए श्रृंगार में ढलती हर प्रदेश की माटी पर, हर कुछ दूरी पर सजता नव वस्त्र तुम्हारी काठी पर। सृजन हुआ अद्भुत ग्रंथों का, धर्म न आड़े आया। सृजक हुए हर जाति के लेखक, हिंदी को अपनाया। हर भाषा के लोग तुझे दे मान, है ये अभिलाषा। गर्व हो सबको सशक्त है कितनी अपनी राजभाषा। राष्ट्रभाषा भी नहीं बनी, इसका अफसोस होता है। हिंदी तुम भारत का गौरव, सकल विश्व में रह। स्थिति यह अति है दुखदाई, हम सबकी मति है भरमाई। गर्व करें निज भाषा पर हम, तभी विश्व को गर्व हो हम पर। इतनी सुंदर कविता के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। हम अब आदरणीय अनिल शर्मा जी से आग्रह करेंगे। डॉक्टर अनिल शर्मा जी कृपया अपने वक्तव्य को रखें। अनिल सर आप नमस्कार। अभी मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा मुझे टाइम दीजिए। अभी किसी और वक्ता को बुला लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी 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 निश्चित, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रतीक्षा करेंगे सर आपका जब ठीक होगा तब। हाँ जी। डॉक्टर मोनी विजय जी से आग्रह है। मोनी विजय जी आप अभी हैं क्या? ओके, मोनी विजय जी नहीं है। हम लोग अब चलते हैं आयरलैंड, और आयरलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ जाइए, यहाँ 3 बज रहे हैं। ओहो, अभी दीदी आप ऑस्ट्रेलिया में हैं? पूरी रात हम जागे हैं इसके लिए, और इस समय यहाँ 3 बजे है। हे भगवान, तो दीदी हम पहले आप ही को सुनना चाहेंगे, आपको और नहीं परेशान करेंगे। तो हम लोग सुनते हैं उसे। चिकी दीदी, चूंकि हम आपको विशिष्ट अतिथि में रखे थे, तो मैं इच्छा थी कि आपको सबसे अंत में सुनने की, लेकिन चूंकि आपके यहाँ तो अभी सुबह के 3 बज जाएंगे, तो दीदी आप जी, अगर ऐसी उत्कंठा ना होती तो मैं तो रात भर कैसे जगती। जागी हुई हूँ, बराबर जागी। विवेक जी बुला लीजिए दीदी को अभी। जी, और मैं तो हम लोग एक बार सुनते हैं आपको, और फिर आप जगी रहेंगी तो फिर हम लोग आपको दोबारा भी सुनेंगे कार्यक्रम के समापन में भी। बहुत से मंचों पर तो आपको सुना है मैंने। आपने तो प्रेरणा भर दी हमें, नमन है आपको। स्वागत है मृदुल जी आपका, बहुत बहुत स्वागत। तो हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर मृदुला कीर्ति जी का। इनका नाम हम सभी के लिए, जो भी हिंदी से थोड़ा भी जुड़ा होगा, उनके लिए यह नाम नहीं है, और निश्चित रूप से हम सभी के लिए यह नाम किसी न किसी रूप में प्रेरणा का काम
करता रहा है और आगे भी कई दशकों तक, शतकों तक हिंदी के शोधार्थियों, विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से डॉक्टर मृदुला कीर्ति जी का नाम प्रेरणादायी रहेगा। तो मैम आपका बहुत स्वागत है, कृपया आप हमें हमारा ज्ञानवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ उपस्थित जितनी भी शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्माएं हैं उनको मेरा नमन, वंदन और स्तवन स्वीकार हो। आत्मा शब्द इसलिए कि देह की बात नहीं, देह पर ही मेरा लेखन रहता है इसलिए मैं केवल आत्मा देखती हूँ। बात हो रही है राष्ट्र की एकता हिंदी का एक सूत्र में बांधने की। सबसे पहले मैं निशंक जी के विषय में एक प्रेरणा आ रही है, विचार कि विचारों की क्या महत्ता है, कि कहीं कोई एक विचार स्पंदित हुआ होगा, कहीं कोई विचार स्पंदित हुआ होगा और उस विचार पर विचार और पुनर्विचार हुआ होगा, इतना अधिक चिंतन उस पर हुआ होगा कि उस अणु भर विचार में प्राण आ गया, जीवनी शक्ति आ गई, ऊर्जा आ गई। वो विचार इतना ऊर्जास्वलित हुआ कि वो कार्य में परिणित हुआ, तो वो खेल गांव बन गया, ये आपका लेखन गांव बना। ये इतने बड़े बड़े ऊंचे प्रकल्प जो है यूं ही नहीं हुआ करते, इनके पीछे विचार शक्ति होती है। संकल्प और विकल्प की जो ऊहापोह है तो उनको पार करके आगे अपने उत्कर्ष पे बढ़ने की एक शक्ति होती है, वो आत्मिक शक्ति निशंक जी की। इसलिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो अणुभर विचार जो था वही अणु अणियाम जो है वो महति महियाम हो गया। अणु अणियाम महति महियाम, अणु वो और उसको अणियाम यूं कहा गया कठोपनिषद में कि एक अणु है, उसके इतने टुकड़े कर दो कि उसके और टुकड़े करना संभव ना हो, तो वो अणियाम हो जाता है और वो महति होता है और वो महिताम महियाम हो जाता है। तो ये सब ऊर्जा जब तक नहीं आती तब तक ऐसे विचार जो, ऐसे स्वप्न जो है वो साकार नहीं हुआ करते। और वो स्थान इन्होंने लेखन और विद्या का वो तीर्थ बना दिया कि जहाँ कोई लेखक ना भी हो तो भी लेखनी उठा लेगा, क्योंकि वो परिवेश ऐसा बन जाएगा, वो ऊर्जा वहां ऐसी आ जाएगी कि ये तो लेखक गांव है, यहाँ तो लिखना ही है। तो ये जो एक प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो वैचारिक और ज्ञान की ऊर्जा का सम्मरण करते हुए जो संचारित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको पुनः प्रणाम करती हूँ। और आप, मुझे नहीं पता मंच पे निशंक जी हैं या नहीं है, लेकिन वो सुनेंगे जरूर इस बात को। बात होती है हिंदी की, हिंदी की राष्ट्रीय एकता में क्या महत्व है और उस हिंदी जो है कैसे अपनी भाषाई सूत्र में राष्ट्रीय एकता को बांधती है। देखिए, भाषा के उसमें अगर दर्शन में जाते हैं तो क्या होता है, भाषा व्यक्तायाम वाची, भाषा वो है जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं। ये सीखी कहाँ से जाती है, तो इसकी ध्वन्यात्मक जो ध्वनि है, उसकी जो विकिरण, जो किरणें और जो तरंगे होती हैं, वो गर्भ से ही काम करना शुरू कर देती हैं। तो भाषा जो सिखाई नहीं जाती, हम सीख कर आते हैं। उसके बाद वो जो गर्भ में सीखी है, तो आपको लगता है बच्चे ने सीखी नहीं, प्रतिनिधित्व तो करती हूँ। जहां मैं हिंदी बोलती हूँ तो मैं उसकी भाषा को गरिमा देती हूँ, और अगर मैं कहीं संस्कृत का शब्द बोल दूं तो मैं गुरुकुल ले जाती हूँ। खान पान, आना, परिधान, हर तरह से हम अपना प्रभाव अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ दो पंक्तियां मेरी सुनिए कि होता क्या है कि जहां आपका मन होता है आप वहां होते हैं। प्रवास किसी की विवशता हो सकती है, किसी का व्यवसाय हो सकता है, किसी की नौकरी हो सकती, शिक्षा हो सकती, लेकिन आप ले अपने साथ क्या जाते हैं, सुनिए, कि सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन, मन की देह नहीं है, सरहदें देह की हैं बिना देह का मन, जिसे चाहता है वहीं पर रहेगा, कि तन एक पिंजरा जहां चाहे रख लो, कि मन का पखेरु तो उड़कर रहेगा। तो हम कहीं भी रहें,
हमारी भाषा के हिस्से, हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कार इतने प्रबल होते हैं जो कभी छूट नहीं सकते। तो ये राष्ट्रीय एकता की जो बात चलती है, यहाँ पर थोड़ा राजनैतिक और हमारा जो आंचलिक भाषाएं हैं, हमारी जो इतने राज्य हैं उनकी भाषाएं हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो उन सब की आत्मा एक, सबके प्राण एक हैं। उसमें कुछ परिवर्तन, भाषाएं तो बदलती हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश में, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, थोड़ा इधर आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ ब्रिज भाषा बन जाती है। तो ब्रिज भाषा में भी वही माधुर्य, और जैसे ईश्वर की कृपा से मैंने पूरी भगवत गीता को ब्रिज भाषा में, कान्हा की भाषा में अनुवादित किया, पूरी गीता को। तो उसमें जो लावण्य आता है, जैसे मान लीजिए बात चली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अनुवाद सुना दूं तो आपको लगेगा कुछ अंतर नहीं। देखिए संस्कृत देखिए क्या कहती है, और आपको एक और सूत्र बताएंगे कि जैसे गीता का निष्काम कर्मयोग है, तो उसमें कर्मण्येवाधिकारस्थ मा फलेषु कदाचन कर दिया, लेकिन वो आंचलिक भाषा में बदलते 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 और वो मुहावरों में आ गया। मुहावरों में आया तो कहते हैं भैया नेकी कर कुएं में डाल। क्या ये निष्काम कर्म नहीं है? वो मुहावरों में ढल गया। तो भाषा हमें किस किस तरीके से, मैं जो बात कह रही थी, मूल एक ही है, वो बदलता रहता है। परिवर्तन नियम है प्रकृति का, बदलता है। 10 कोस पे पानी बदले 20 कोस पे वाणी बदले, इस तरह की कहावत है। तो अब वो निष्काम गीता का वो चलते चलते मुहावरों में भी ढल गया, तो नेकी कर कुएं में डाला गया। अब जैसे ब्रिज भाषा में मान लीजिए सबसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ठीक है, अब इसे ब्रिज भाषा में कैसे सुनिए, सुनिए इसको। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्म पांव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। अब ब्रिज भाषा में वो संस्कृत की जो क्लिष्टता है वो लावण्य में परिवर्तित हो गई, और जब छंदों में परिवर्तित हुई तो उसका लावण्य, जो धा को भी, जो धा जो कठोर होता है उसको भी माधुर्य में डाल दिया। तो ये भाषा का सौंदर्य होता है। एक दूसरी बात, मैं अधिक, ये तो कभी ना खत्म होने वाली बात है, जो मैं बात सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की कहती हूँ कि भूखा होता है तो मानव मरता है, और भाषा मरती है तो मानवता मर जाती है। इसलिए अपनी भाषा, अपने देश की जो राष्ट्रीयता की भाषा, ये सब एक सूत्र में बांधने की हमारे, मैं बीच में ही कहा, पहले ही कहा था कि मूल एक ही है, इसीलिए मैंने परिवर्तित रूप में आपको बताया। अब जैसे संस्कृत में अभी विवेक चूड़ामणि का मैंने काव्यानुवाद किया, पूरा 351 पेज का, जो उसमें अवधि में किया है। तो संस्कृत लाते लाते मैं रामायण की तरह अवधी भाषा में रामायण की तरह कर दिया। योग दर्शन तो अनुवाद की भी भूमिका है। मैं अपने अनुवाद को अपनी बात बताने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्वलंत प्रमाण है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो भाषा संस्कृत में थी, तो अनुवादित होते होते, परिवर्तित होते होते इस स्वरूप में आ गई, लेकिन मूल एक ही होता है। तो राष्ट्रीयता की और भाषा का, आत्मा का संबंध है, और संप्रभुता, अगर अपनी भाषा नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमसा गरीब कोई नहीं अगर तुम्हारी अपनी भाषा नहीं, तुमसा निर्धन कोई नहीं कि भाव तुम्हारे और भाषा किसी और की। क्या मजाक, ये मतलब किस तरीके का ये व्यंग है जीवन का। तो अपनी भाषा पर गर्व, अपनी भाषा को। और दूसरी बात मैं अंत में कहती हूँ कि एक चुनौती देती हूँ मैं इस बात की कि कहने को भारतवर्ष है, कहने को हिंदी हमारी राजभाषा, हमें तो राष्ट्रभाषा कहना चाहिए ना। गहरे भारतीय की किसी संस्कृति का है ही नहीं। हर एक अक्षर में
एक फिलॉसफी लिखी जा सकती है, उसकी लिपि में लिखी जा सकती है। देखिए, धा लिखा जाता है, ऊपर से खुला होता है, इसका अर्थ है ना धार्यते, जिसको कोई धारण नहीं कर सकता, वो धन के लिए आता है, वो खुला होता है। घा देखा है, चारों तरफ से बंद होता है, वो घर का परिचायक है। रा देखा है, प्रवाह जाता है, रा कहते हैं प्रवाह। तो ये इसकी जो है, ये तो पूरे हम आपको वैसे लिपि में सब बता सकते हैं कि इसका क्या दर्शन, पर ना समय है ना ये मंच उसके लिए है। बात ये केवल है कि भाषा को एक तो आप प्रवास में कहते हैं, अभी किसी बहन ने ये कहा था, कि रितु जी ने कहा था, ये प्रवास में ही नहीं, आप भारत में ही देख लीजिए, कितनी लज्जा की बात है। भारत में ही क्या सिखाते हैं हिंदी? भारत में ही क्या घर में बोलते हैं हिंदी? सबसे पहले अपने घर से यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो चलिए, मैं इसी बात पे प्रणाम करती हूँ। 5 मिनट की बात शायद 7 मिनट हो गए मुझे। आप सबको नमन करती हूँ, धन्यवाद। दीदी बहुत बहुत आभार दीदी, आपको सुनने का मन ही कर रहा था कि और सुनते जाएं और सुनते जाएं। और आपने जो बातें कही, पिछली बार मेरी बातें हो रही थी अग्निशेखर जी से, जो कश्मीर के लेखक हैं। उन्होंने कहा था कि कश्मीर से हिंदुओं के विस्थापन से जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वह यह है कि अब हमारे बच्चे कश्मीरी भाषा नहीं पढ़ रहे हैं। अब कश्मीरी भाषा ही नहीं पढ़ेंगे तो जो हमारा कश्मीरी साहित्य है, हमारी कश्मीरी संस्कृति है, बहुत बड़ा साहित्य है, ओहो बहुत बड़ा। 2-3 पीढ़ी में वो बहुत कम हो जाए, अल्प हो जाएगी, धीरे धीरे ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। तो जो शिव योग का विस्थापन हुआ बहुत बड़ा वहां से, कश्मीर में, हाँ कि हिंदुओं का सबसे बड़ा विस्थापन से कश्मीर से यह हुआ कि हमारी भाषा मर रही है, और जब हमारी भाषा मरेगी तो हमारी साहित्य और हमारी संस्कृति भी मर जाएगी। देश की तो आपने जो जी दीदी, तो आपने ये बातें कही पूरी तरह से बिल्कुल सत्य है। अभी पिछली बार मैं भारत आ रहा था, भारत से यहाँ चीन आ रहा था, तो हवाई अड्डे पे उन्होंने मेरा नंबर बोला लिखने के लिए। मैंने नंबर हिंदी में बोला तो वे नहीं लिख पाई, उनको 1-2 ही बोलना तभी लिख पाएंगे। मैं, और जबकि मैंने साधारण बोला 9-9-5-8, इस तरह भी वो असहज हो गई कि सर आप क्या बोल रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और कितनी हमारी अच्छी भाषा है। आपने अभी ध और घ पे बताया, हमने एक विज्ञान का, नक्षत्र विज्ञान आप का, छोटे आ से ही देखिए, छोटा आ ही पूरा हमारी संस्कृति को, अक्षरानाम अकारोस्मि, कृष्ण उद्घोष करते हैं कि अक्षरों में है किसी में ऐसी दिव्य भाषा, है किसी के पास ऐसी ब्रह्म भाषा कि जो खुद कृष्ण कह रहे हैं अक्षरानाम अकारोस। 10वें अध्याय के 33वें मंत्र में, श्लोक में आइए, वो कहते हैं अक्षरानाम अकारोस्मि। उसका क्या अर्थ है कि जितने भी आप वर्ण बोलेंगे, उन जैसे कोई भी वर्ण बोलिए, जैसे क बोला तो क है ही नहीं जब तक उसमें आकार नहीं लगेगा, नहीं तो वो आधा का है। तो हर वर्ण में आ ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। जी। और क्योंकि आकार अभी कह दिया ना कृष्ण ने, अक्षरानाम अकारोस्मि, प्राण तो मैं हूं ना, तभी वो अक्षर को अक्षर बोला गया कि उसका क्षर नाश नहीं होता, तभी वो नाद तत्व होता है। वो जो जिसका नाश नहीं हुआ, वो आप 5 जो हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इनकी तन्मात्राओं पर जाइए। तन्मात्राएं वो होती हैं, इनकी पिकुलरिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी तन्मात्राओं पे जाइए, और उनके जो गुरुता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती। जो अंत में आकाश तत्व आता है वो नाद तत्व होता है। और जो हम आज वार्ता कर रहे हैं, ये नाद जो है, ये कभी जो हम कर रहे हैं सब रिकॉर्डेड हो रहा है वहां, क्योंकि ये नाद अमर है, अक्षर है, इसीलिए ये वर्ण को अक्षर कहा गया है। इसीलिए हमारी संस्कृत में कहा गया, जो बोलो सोच कर बोलो, जो बोलो अच्छा बोलो, जो बोलो मीठा बोलो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे एक एक
छोटे आ को ही आप अगर ध्वनित करके बता दें तो है किसी के पास ऐसी संस्कृति, भाषा है किसी के पास? जी दीदी, हमारे विद्यार्थी पूछते हैं कि 3 शब्द, हिंदी में तो 2 ही शब्द हैं, कल, आज और कल। तो ये देखिए कितनी बड़ी बात है हम लोगों में हिंदी में कि हमारे पूर्वजों ने कितने शब्द बनाए, लेकिन उन्होंने कल, आज और कल 2 ही शब्द रखे। इसमें पूरे इस एक शब्द, 3 शब्द से पूरी भारतीय दर्शन परिभाषित हो जाता है कि हमारे लिए बीता हुआ कल और आने वाला कल, भूत और भविष्य एक समान है। ना हम भूत में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ना भविष्य तो जानते हैं उसमें परिवर्तन क्या करेंगे। तो हमारे हाथ में केवल और केवल वर्तमान है, और यही कर्मण्येवाधिकारस्ते का देते हैं कृष्ण भगवान कि केवल कर्म करो, और वो भी केवल वर्तमान तुम्हारे पास है। तो हमारे जो शब्द हैं वो पूरी हमारी भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति को व्याख्यायित करने के लिए पर्याप्त हैं, और हम उन्हें ही छोड़ते जा रहे हैं। ये जो अंग्रेजी का कोड है वो धीरे धीरे हमारी भाषा को तो खा ही रहा है, और जैसे आपने कहा ही, भाषा जब मरेगी मानवता मरेगी, संस्कृति मरेगी। बहुत उससे बहुत भी आभार दीदी आपको। उससे भी अधिक आक्रोश जो है, उससे भी अधिक है जो हम ये हिंदी का मानक बनाया जा रहा है, उसमें जो मानक बना रहे हैं वो पाणिनि से भी अधिक विद्वान है कदाचित, जो बिंदु को हटा रहा है। क्या अधिकार है किसी को भाषा में ये परिवर्तन करने का? दिव्य भाषा में किसने दिया ये अधिकार? आप चांद में वो चांद बिंदी नहीं लगा सकते, क्या परेशानी है? आप जो निमोनिया में पी से कर सकते हैं, आप पुट और बट में आज सीख सकते हैं, तो ये से चांद बिंदी में क्या प्रॉब्लम है? जब हम अब उसको बिंदी लगा दे, मंदिर है उसका, उसका जो अनुस्वार है, अनुस्वार का जो दर्शन है, आप उसको विनाश कर रहे हैं। तो मंदिर में जो ना पहले है वो देखिए, उसी ता था दाधा ना, कितनी वैज्ञानिक है, ता था दाधा ना, उसी वर्ग का ना आएगा तो उसको सहारा दे देता है और उसको लपेट के रखता है कि तुम आधे हो तो अकेले मत रहना, मंदिर है तो उसको सहयोग की भाषा सिखा। किसने कहा कि आपको इतना अधिकार है कि आप मानक बदल सकते हैं? तो ये तो हमारी इसकी दुर्गति हो रही। हम सम्मेलन कर रहे हैं हिंदी की, यही हिंदी का अपमान है। इंग्लिश के सम्मेलन क्यों नहीं होते? तो आत्मसात हम ही नहीं करते। आत्मसात करने के लिए हमें लोगों को एक क्रांतिकारी रूप में उतरना पड़ेगा, थोड़ा तीखा भी बोलना बहुत पड़ेगा। बहुत आभार दीदी। और मैं इस मंच से अपने समस्त गुरुजनों और मित्रों से यही आग्रह करूंगा कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और कम से कम हिंदी में हस्ताक्षर करना तो प्रारंभ कर ही दें, चाहे वो बैंक हो या कहीं भी सार्वजनिक स्थान हो। बहुत बहुत आभार दीदी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे डॉक्टर अनिल शर्मा जी से आग्रह करेंगे कि कृपया 5 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी जी जी अब आ रही है। जनों को नमस्कार। मृदुल कीर्ति जी जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एक सरिता में बह रहे हैं, और इच्छा करी थी और सुने और सुने और सुने और सुने। तो मुझे याद आया कि जब मैं क्लास 10th में था तो हमारी एक किताब हुआ करती थी, काव्यांजलि। उसके पहले पेज पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, तो मैं लाइनें सुनाता हूँ आपको कि बिहारी के बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइए, केशव की कुंज में किलोल के कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूर दिव्यता दिहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, अन्य भाषा की सेना के मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए। ये 7-8 पंक्ति मुझे 60 साल से याद है। और जब भी मैं हिंदी की बात करता हूँ
मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छी भाषा तो कोई है ही नहीं। जिस कड़वी सच्चाई की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है वो हम जानते हैं। जहाँ 69, 79, 88 के बारे में अंतर मालूम ना हो, जिस देश में हिंदी के लिए 2 दवाई है, अंग्रेजी के लिए 1 दवाई है, बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हम पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बाद भी अपनी चीज तो अपनी होती है ना। अरे तो क्या यहाँ कर हिंदी भाषा जो है ऐसी भाषा है कि जो सबको जोड़ती है। हम लोगों में लाख कमियां हों, लेकिन फिर भी हम आज हिंदी के लिए जुड़े हैं ना सब। और हिंदी के बारे में सभी बोल रहे हैं, और इतने विद्वान लोगों ने भी जो कुछ बोला हिंदी के बारे में बोला ना, तो हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है, आज भी इतने कमियों के बावजूद, हम लोगों में बहुत कमियां हैं मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी एक भाषा अगर कोई है जो सबको जोड़े हुए है, कम से कम हिंदुस्तान में, भारत में, वो है हिंदी। चाहे वो सांस्कृतिक एकता ले लो, चाहे वो शैक्षिक एकता ले लो, चाहे वो सामाजिक जुड़ाव ले लो, चाहे वो राजनीतिक एकता ले लो, आज भी सब राजनेता हिंदी में ही बोलते हैं। आज भी साउथ की छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत में ये प्रथा नहीं है, वहाँ थोड़ा वो लोग राजनीतिक कारणों से नहीं चाहते, लेकिन और जगह आज भी हिंदी में बात करते हैं। हिंदी एक ऐसा पुल है जो विविधता में एकता का एक सुंदर उदाहरण है। मैं मानता हूं कि हमारे में कमियां हैं और उन कमियों को हमें दूर करना है, लेकिन फिर भी शुरुआत हम ही करें, अपने से ही करें। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल एक बात कहूँगा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोई शूल। हमें जितना हो सके जो भी करें, शुरुआत अपने से करें, अपने बच्चों से करें, अपने समाज से करें, जहाँ से कर सकते हो करो, लेकिन हिंदी बोलें। और हिंदी में ऐसा मत कहें आई एम सॉरी टू स्पीक इन हिंदी। मैंने देखा है बहुत जगह, जहाँ एक जगह तो ऐसी थी जहाँ हिंदी भाषा के लिए बोलने के लिए एक साहब को बुलाया गया, हिंदी समारोह चल रहा था और उन्होंने कहा आई एम सॉरी आई डोंट नो हिंदी, और वो भारतीय ही थे। बहुत दुख हुआ, और मैंने आयोजकों से कहा भी कि भैया जिस आदमी को हिंदी नहीं आती उसको बुलाने की जरूरत क्या थी। कुछ विसंगतियां हैं, मैं स्वीकार करता हूं, जब तक हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी मुझे इतना आनंद आया आज सुन के, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही चले जाएं। आपका मृदुल कीर्ति जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपको साधुवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े प्यार से हमें आईना दिखाया और हमें समझाया कि भैया हिंदी जो है वो क्या है, और हिंदी में मधुरता कितनी है। मैं भारतीय विद्या भवन से आता हूँ, जहाँ हमारा जो एक मुख्य पंक्ति है, जिसको इंग्लिश में टैगलाइन कहते हैं, मुख्य पंक्ति, वो है संस्कृत और संस्कृति। तो संस्कृत के माध्यम से हम संस्कृति का विकास कैसे कर सकते हैं, वही हमारा उद्देश्य है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब तक हम अपनी भाषा को नहीं देखेंगे तब तक हम अपने आप को कैसे देख पाएंगे, और जब तक हम अपने आप को नहीं देख पाएंगे तब तक दूसरों को क्या देखेंगे। तो आप सभी विद्वत जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आयोजकों ने जो मुझे समय दिया, मैंने कोशिश की है कि समय सीमा के अंदर रहूं,
क्यों वैसे भी इतनी अच्छी मिठाई खाने के बाद कुछ और खाना जरा अच्छा नहीं लगता। तो मृदुल कीर्ति जी की बात बोलना खतरे से खाली नहीं है, फिर भी मैंने धृष्टता की है, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आदरणीय डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी से निवेदन है कि कृपया आए। सभी को यथा योग्य नमन। सबसे पहले तो नमन करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष विश्व हिंदी सचिवालय की माधवी रामधारी जी का। मृदुला कीर्ति जी हैं, उनको सुना और अद्भुत, मतलब उनको सुनना अपने आप में कहते हैं ना कि जैसे आप ज्ञान के सागर में गोते लगाएं और कितना भी चुन लाएं, आपके पास जो है जो माणिक होते हैं वो कम ही होते हैं, तो वैसे ही लगा यहाँ पर सुनना। निशंक सर के विषय में बात कहूंगी। निशंक सर के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूं मैं, क्योंकि उनके जैसा सहज और सरल होना, कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे कठिन काम है सरल होना, और वो सरल व्यक्तित्व है। और सरलता ऐसी जो उनके विचारों में भी है, और विचार सरल हैं, इसीलिए वो जो है आज हम उनको साक्षात रूप में देख पा रहे हैं। तो लेखक गांव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, हृदय से बहुत सारी शुभकामनाएं। विवेक भैया ही बोलती हूँ तो मैं भैया ही कहूंगी उनको। बहुत सुंदर आयोजन ये आपने किया है और बहुत जरूरी विषय पर किया है, मैं ये कहूंगी। और निशंक सर स्वयं भी कहते हैं कि अपने को कम नहीं आंको, अपनी बातों को केवल आसमान पर मत टाको, तुम अपना मूल्य समझो और करो विश्वास कि तुम संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, सृष्टि की अद्भुत देन और तुम ही समष्टि हो। तो जो व्यक्ति स्वयं ये बात कहता हो, उसने समष्टि जो उनके उसको अपनी व्यष्टि को उन्होंने समष्टि में व्याप्त कर दिया है लेखक गांव के माध्यम से। वो मात्र एक संकल्पना नहीं थी। अटल बिहारी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री थे, जो हम सबके आदर्श हैं, उनका एक विचार था जिसको साकार रूप में वो हम सबके समक्ष लेकर आए हैं। और इस समय यदि आप देखेंगे तो हिंदी को आगे ले जाने के लिए, भाषाओं को आगे ले जाने के लिए, मैं भाषाओं की बात करूंगी, मात्र हिंदी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पर विभिन्न भाषा भाषी इस समय उपस्थित हैं जो ये कार्यक्रम चल रहा है। तो भाषाओं को एक रूप, साकार रूप में जीवित रखने का कार्य वो कर रहे हैं लेखक गांव के माध्यम से, जहां पे विचार शब्द पाएंगे और शब्द जो है साकार रूप में आप सबके समक्ष आज नहीं तो कल जरूर दिखेंगे। तो ये मेरा एक निवेदन भी है और ये मेरी एक आग्रह भी समझ सकते हैं इसको, कि अपनी भाषा से सबसे पहले तो प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। और अपनी 4 पंक्तियों से अपनी बात को यहाँ पर कहूंगी जो मेरा मन कहता है कि हिंदी है माथे की बिंदी, मेरी ये पहचान भी है, रहें भले परदेश में हिंदी मेरी शान भी है। और जन से पहले मन की भाषा हिंदी मन की बोली है, हिंदी मेरे रोम रोम में, हिंदी हिंदुस्तान भी है। तो जो जड़ों से जुड़ता है वही पनपता है, इस बात को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जो लोग जड़ से उखड़ जाते हैं वो देश दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो पनप नहीं सकते। और ये बात मैंने जर्मनी में आके सीखी है, विशेष रूप से इसलिए जर्मनी का यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। इसी संदर्भ में भी मैं अपनी बात को रखूंगी, क्योंकि मैं जहाँ रह रही हूँ वहां पे रहकर, उस भूमि पे खड़े होकर मैं अपने देश में अपनी हिंदी को देख रही हूँ कि जर्मन अपनी भाषा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। आप सब जानते हैं, किसी भी भाषा को वो नहीं बोलते जब तक आप उनकी भाषा को अपना नहीं लेते। कितनी भी परेशानी में हो, किसी भी उस स्थिति में हो, पर वो तब तक अंग्रेजी नहीं अपनाते, नहीं बोलते जब तक आप उनके जर्मन में हालो भी अगर आप कह देंगे तो भी वो आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, भाषाएं जब बोली जाती हैं तो प्रयोग में लाई जाती हैं तो वो जीवित रहती हैं। भाषाओं को प्रयोग करना पड़ेगा, हिंदी को हमें बोलना पड़ेगा। जैसा मृदुला कीर्ति जी ने कहा, यहाँ पे जो विद्युत जन है अनिल जी ने कहा, बोलना, जो भाषा व्यवहार की होती है, जो भाषा व्यापार से जुड़ जाती है, वो प्रगति करती है, आगे जाती है। मैं आधुनिक दृष्टि के रूप में बात करूंगी। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी जो है राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती आ रही है, लेकिन मैं कहूंगी अब हिंदी जो है विश्व को पिरो रही है एकता के सूत्र में। पूरे विश्व में जहां जहां भी भारतीय हैं
वो अपनी भाषा से जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। उसका एक बहुत सशक्त माध्यम डिजिटल भी है। हम डिजिटली आज जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हैं देखिए, और सब हिंदी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो आज ही उदाहरण देखने को मिल रहा है। तो ये जो छोटी छोटी कोशिश है, हम अपनी भाषा को छोड़े नहीं, सिरे को छोड़ना नहीं है, सिरे के साथ चलना है। और नई तकनीकी आ रही है या नया ज्ञान आ रहा है या जो नई भाषाएं आ रही हैं, उनको जोड़ना है। हिंदी हमेशा से उदारवादी रही है, शब्दों को अपने में अपनाती चलिए, उसके साथ हम आगे बढ़े हैं। तो अपनाना कोई ये प्रवृत्ति है, हमारी भारतीयों की प्रवृत्ति है, हमारी संस्कृति है। अपना कर चलना, चीजों को लेकर चलना, समय के साथ परिवर्तनशील होना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अच्छी बातों को छोड़ दिया जाए। तो भाषा हमारे, जैसे संस्कार की बात कही मृदुला जी ने, कहा कि हमारे संस्कार है। हम जब हम कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपने संस्कार, वेशभूषा, भाषा, खान पान सब लेकर जाते हैं। सच है, सब लेकर जाते हैं। और भाषाएं संस्कृतियों की संवाहक होती हैं, ये भी सच है। तो जितनी अच्छी तरह हम अपने मन की बात को अपनी भाषा में कह पाते हैं, उतनी अच्छी तरह हम अपनी बात को कहीं और, किसी और भी भाषा में नहीं कह सकते। तो उधार की बोली पर आप अपने मन की बात नहीं कह सकते। व्यापार की बात कर सकते हैं, पर मन की बात नहीं कर सकते हैं। तो एक विशेष तौर पर मैं यहाँ की दृष्टि से देखती हूँ, जर्मनी में देखती हूँ। जर्मनी में हम मूल धारा में कभी नहीं ला सकते हिंदी को, यह मैं मानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अलग तरीके की प्रतिबद्धता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको समाप्त हो जाने देंगे। अगर हम कोशिश अपने घर से, जैसे कहा गया कि बच्चों के साथ शुरू करनी चाहिए, तो मैं मानती हूँ इस बात को कि मेरे कार्य की भाषा अंग्रेजी है, व्यवहार की भाषा जर्मन है, लेकिन मेरी देहरी के अंदर हिंदी बोली जाती है। हिंदी के अतिरिक्त हम कुछ नहीं बोलते। और इसका एक छोटा सा, थोड़ा हास्यास्पद है, हंस भी सकते हैं हम लोग, एक अपनी बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं। मैंने अपने बेटे को कोशिश करी कि शुद्ध हिंदी उसको सिखाऊं, और ताकि वो जितना भी सीखे शुद्ध सीखे, उसकी बोली में जो है शुद्धता रहे, जो हिंदी की जो एक क्लिष्टता होती है वो भी रहे। तो एक दिन उसने आके मुझसे कहा कि मम्मी, मैं वस्त्र परिवर्तन करना चाहता हूँ। तो अब इतना भी क्लिष्ट नहीं होना है, थोड़ा सरलीकरण भी जरूरी है। तो ये भी जरूरी है कि भाषा को जितना हम सरल कर देते हैं, जितना ग्राह्य बना देते हैं, नदी की तरह कलकल बना देते हैं, उतनी ही जल्दी लोग उसे अपनाने लगते हैं। तो आज के युवा वर्ग की भाषा, अगर हम चाहते हैं हमारा आने वाली पीढ़ी जो सीखे, हमारी हिंदी से जुड़े, तो थोड़ा सरलीकरण हमें करना पड़ेगा, उनके अनुसार भी हमें चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात उसका एक सबसे बड़ा माध्यम है अनुवाद की बात कही मृदुला की दीदी ने, तो मैं यहाँ पे अनुवाद की ही बात कहूंगी कि अनुवाद में भी जो हमारी भाषा है उसकी मूल आत्मा बची रहनी चाहिए, वो चाहे कोई भी भाषा हो। तो मूल आत्मा से संदर्भ यहाँ पर यह है कि ऐसा ना हो कि अनुवाद करते वक्त, जैसे यहाँ पर एक शब्द, अंग्रेजी में एक वाक्य कहा जाता है, इट्स शेमफुल। इसका अर्थ होता है मुझे अफसोस हुआ कि आप नहीं आ पा रहे, या अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो हम ये वाक्य प्रयोग करते हैं। यदि इसको हिंदी में हम रूपांतरित करते हैं, अनुवादित करते हैं, तो इसका अर्थ आता है मुझे शर्म है। तो शर्म नहीं है। तो वाक्यों का चयन बहुत जरूरी है। हिंदी में बहुत सुंदर, हिंदी एक बहुत समृद्ध भाषा है, उसके अंदर ऐसे बहुत सुंदर शब्द हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात को दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो भाषाओं का चयन करना जरूरी है। दूसरी चीज, यदि कहा जाए कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द है, कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ यदि हिंदी में देखें तो संविदा कहलाता है। लेकिन अगर आप आज की तकनीकी के आधार पर कार्य करते हैं, एआई को यूज करते हैं, एआई का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे रूपांतरित होकर वो ठेका शब्द आता है। अब ठेका का यदि हिंदी में अर्थ देखेंगे तो ये बिल्कुल ही रूप ही परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, भाषा अपने मूल रूप में जो हमारी हिंदी है, वो आज से नहीं, युगों युगों से हमें जोड़ती चली आ रही है। वो क्रांति की भाषा है, व्यवहार की भाषा है, वो व्यापार की भाषा अब बन गई है। अब बाजारवाद की भाषा के रूप में भी हिंदी दिख रही है। अगर मैं डिजिटली कहूँ, बहुत सारे, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लूप पॉइंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण हिंदी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अभी की बात कहती हूँ, एक फ्रैंकफर्ट बुक फेयर यहाँ पे लगी थी, बहुत बड़ा पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी, और उन्होंने मुझसे पूछा मेल में कि कृपया आप अपनी भाषा का माध्यम बताएं, किस भाषा में आप बात करना चाहेंगी वहां पर आकर। तो मैंने कहा कि मैं अपनी भाषा में बात करना चाहती हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं चुनूंगी यहाँ पर, मैं हिंदी, जर्मन नहीं चुनूंगी, मुझे हिंदी चाहिए बोलने के लिए। और उन्होंने इस बात का मान रखा और मुझे हिंदी में ही बोलने का अवसर दिया।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे सिर्फ मेरा इतना है कि जब भी हमें अवसर मिलता है, हम विदेश में जरूर रह रहे हैं, जरूर हमारे कार्य की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, लेकिन जब भी हमको अवसर मिलता है अपनी भाषा को सबसे आगे रखिए, अपनी हिंदी को सबसे आगे रखिए, वहां पर बोलने का प्रयास करिए। जब हिंदुस्तानी जो हमारे अपने भाई बंधु मिलते हैं तो हिंदी में बोलिए ना, क्या दिक्कत है। जब आप ही नहीं अपनी भाषा पे गर्व करेंगे, अपनी भाषा के प्रति जो है समर्पित नहीं रहेंगे, तो कोई दूसरा आपके लिए क्यों आगे आएगा? कोई नहीं आता है। तो कहते हैं ना, अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। एरोप्लेन में भी कहा जाता है कि जब आपको ऑक्सीजन मास्क लगाना होता है तो सबसे पहले खुद लगाइए। तो वैसे ही होता है कि सबसे पहले अपनी भाषा को आप तो अपनाइए, तब तो आपके दूसरे लोग सब अपनाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इसका सुंदर उदाहरण मैं बताऊंगी कि मैं यहाँ हिंदी में बोलती हूँ, पढ़ाती अंग्रेजी स्कूल में हूँ, जर्मन भाषा में वहां पे कार्य होता है, लेकिन मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदी में कविताएं लिखते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर कार्य है, छोटे बच्चे हैं और वो अनुवादित रूप में होता है। मैं मानती हूँ कि उसको हम लोग अनुवादित रूप में कार्य करते हैं। अभी हम लोगों ने महादेवी वर्मा जी की एक छोटी सी कविता का कुछ पंक्तियों का अनुवाद किया, जो कि जर्मन में भी है, वो अंग्रेजी। कोशिश बनी रहनी चाहिए, कोशिश नहीं छोड़नी है। आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी रूप में दिखाई पड़ने लगेगी। तो भाषा की जो हमारी जो हिंदी की जो मिठास है, हिंदी बहुत समृद्ध है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है। जर्मनी में आज से नहीं 1800 ईस्वी से हिंदी का प्रारूप आपको यहाँ देखने को मिलता है, जब विलियम जोन्स ने कालिदास शाकुंतलम का अनुवाद किया था तब से। और उस समय उसको संस्कृत में अनुवादित किया गया था, लेकिन संस्कृत के बाद उसे, चूंकि संस्कृत लैटिन के बहुत नजदीक है और लैटिन जर्मनों के लिए बहुत प्रिय भाषा हुआ करती थी, लेकिन तब से फिर वो धीरे धीरे परिवर्तित होते होते हिंदी में भी आई। 5 विश्वविद्यालयों में यहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे मैं स्वयं हिंदी शिक्षण यहाँ पे करती हूँ, बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी पढ़ाती हूँ। तो हिंदी को जीवित रखने के लिए हमें उसे जीना है, बस एक बहुत सहज सरल रूप में, और कोशिश करिए उसको सही रूप में लोगों तक लेकर जाइए, जोड़ कर रखिए। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि लेखक गांव हो या अन्य जो भी अभी आज का ये कार्यक्रम है, ये सब जोड़ने का कार्य है, और भाषा जोड़ती है, बहुत प्रेम से जोड़ती है। तो जुड़े रहिए और अपनी भाषा को निरंतर बोलते रहिए, क्योंकि जो चीज मैंने बार बार कहा ये बात कि जो चीज उपयोग में लाई जाती है वो जो होती है कालजयी हो जाती है। तो व्यवहार की भाषा बनाए रखिए और उसका प्रयोग करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक मनी जी, बहुत बहुत आभार दीदी। हमारे इस कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तन है। हम आदरणीय डॉक्टर मृदुला जी से आग्रह करेंगे कि दीदी यदि आप थोड़ी देर जग सकती हैं तो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। और 2-3 वक्ता ही और बचे हैं, तो इसके बाद हम लोग समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। तो दीदी यदि आप जग सकती हैं कुछ देर, तो एक अध्यक्षता करने का अनुरोध है, और अंत में हम आपको पुनः एक बार थोड़ा सुनना चाहेंगे। आपका अनुरोध मुझे स्वीकार। आभार दीदी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3-4 और बचे हुए हमारे अतिथिगण। प्रिया राय जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया 5 मिनट में अपनी बातों को समाहित करें। विवेक जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी जी, आ रही है। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर नमस्कार। व्यक्तिगत रूप से हम एक बूंद है, व्यक्तिगत रूप से हम एक बूंद है, साथ मिलकर हम एक महासागर है। हम सब साथ मिलकर एक महासागर है। आज ये एकदम सफल कार्यक्रम के द्वारा हम ये मान सकते हैं। आज डॉक्टर निशंक जी ने लेखक गांव के द्वारा, एक महाउत्सव के द्वारा, इतने सुंदर कार्यक्रम के द्वारा आज हम सभी को दूर होते हुए भी आज एक सूत्र में बांधे रखा है। मैं त्रिपुरा से हूँ, मैं बंगाली हूँ। मुझे बंगाली होने में मैं गर्व महसूस करती हूँ, लेकिन इसी भाषा के द्वारा मैं हिंदी भाषा को लेकर, अपने भाषा को लेकर मैं सबसे जुड़ रही हूँ। इस हिंदी भाषा के द्वारा भारत के हर कोने में मैं आज सबके बीच बैठी हूँ। ये एक हिंदी भाषा ही है। आज निशंक जी के इस कार्यक्रम के द्वारा और सभी भाई बहनों के वक्तव्य के बाद, आज जैसे मृदुला जी ने कहा, मैं उनको फिर प्रणाम करती हूँ। मैं उन सबके बीच कुछ कहने का मौका मिला मुझे।
अनिल शर्मा जी ने भी अपना वक्तव्य रखा, हमारी यहाँ सारी बहनों ने भी रखा। सभी के वक्तव्य को सुनकर आज बहुत कुछ सीखने को मिला। आज मुझे एक माने घटना, आज मुझे लग रहा है कि ये उचित होगा यहाँ पे भी कहना। 1899 1899 की बात है, स्थान अमेरिका। आज मुझे ये बार-बार याद आ रहा है इस कार्यक्रम को देखते हुए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे, उनके साथ क्या गया था? आज जब हमारी बहनों ने कहा कि उनके साथ हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जुड़ा है साहित्य, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान। स्वामी विवेकानंद जी इतने दूर गए थे, उनके साथ यही थी। जब उनको वहां किसी ने पूछा, एक अंग्रेज ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी विवेकानंद जी, हाउ आर यू? तो उन्होंने कहा, नमस्कार, मैं अच्छा हूं। तब उन्हें लगा, अरे ये तो भारत से आए हैं, इन्हें तो अंग्रेजी नहीं आता, चलो हिंदी में पूछते हैं। तो उन्होंने टूटी फूटी हिंदी में पूछा, आपको यहाँ कैसा लगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, योर कंट्री इज वेरी नाइस, आई एम वेरी ग्रेटफुल, योर पीपल्स हैव गिवन मी मोर रेस्पेक्ट। मुझे पूरा सटीक लाइन याद नहीं है, ये मेरे द्वारा थोड़ा बनाया गया है, ये बीच में क्षमा चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी भाषा में कहा, तो सभी अचंभित हो गए। अरे अगर आपको अंग्रेजी आता है तो आपने हिंदी में क्यों जवाब दिया पहले? तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे, तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया। जब आपने मेरी माँ को सम्मान दिया, तब मैंने आपकी माँ को सम्मान दिया। इतने सालों पहले कही गई ये बात आज हम क्यों भूल रहे हैं? हम सब क्यों भूल गए हैं? ये हिंदी भाषा ही है जो हमको बांधे रखी है, टुकड़े में बांटने के लिए नहीं। एक विद्यालय में तो ठीक है, कक्षाओं को विभाग किया जाता है, भाग किया जाता है अनुशासन के लिए, कुछ सीखने के लिए, लेकिन हमारे भारत को हमें नहीं बांटना इस भाषा के द्वारा। हम सभी अपने मातृभाषा को लेकर इस हिंदी भाषा के द्वारा एक होना चाहते हैं। आज हम दूर है। मेरी भाषा बंगला है, मुझे मराठी नहीं आती, मुझे गुजराती भी नहीं आती, मुझे दूसरी भाषा नहीं आती, लेकिन एक हिंदी भाषा है जिसके द्वारा मैं भारत में सभी के साथ जुड़ी हूँ और आप सबके बीच में हूँ। मैं आज निशंक जी के विषय में कहना चाहूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है उनके लिए। अभी हमारी बहन ने कहा कि वे सरल व्यक्तित्व के हैं। सच, ये बात बिल्कुल सही है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है, आप सभी देख रहे हैं, शायद दिखाई दे रहा है क्या सबको? जी जी प्रिया जी, दिखाई दे रहा है। जी, ये मेरी पहली पुस्तक है, कहानी संग्रह, जिन्हें रमेश पोखरियाल जी ने बहुत मन से उन्होंने मुझे सराहाया है, और उन्हें मैंने क्या कहे, इस किताब को निकालने के लिए उनकी बहुत बड़ी शुभकामनाएं मेरे साथ थी। जब मैं रमेश पोखरियाल जी को, डॉक्टर निशंक रमेश पोखरियाल जी को जब मैं मैसेज करती हूँ कि भैया निशंक जी, कल हमारा हिंदी दिवस है, भाषा दिवस है, आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम लोग कार्यक्रम रख रहे हैं। इतनी व्यस्तता के बाद भी वो अपने समय निकाल कर जी बीच में कुछ कहा। निशंक जी हाँ ने, प्रिया जी कृपया समाहित करें। जी निशंक जी ने हमें, हाँ, अधिक हो रहा है। निशंक जी ने इस किताब को लिखने के लिए हमें शुभकामना दी, और उन्होंने, जब भी हम उन्हें मैसेज करते हैं तो वो कहते हैं अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखो। उनकी हिंदी के प्रति मैंने प्रेम देखा है, उन्हीं की वजह से आज मैं किताब निकाल पाई हूँ त्रिपुरा में बैठकर। उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ थी। आज उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम के द्वारा हम सबको एक साथ जोड़ा, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ इस कार्यक्रम के लिए और जोड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रिया जी। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं आयरलैंड से अभिषेक त्रिपाठी जी। सर आप जुड़े हुए हैं? जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ। जी सर, कृपया 5 मिनट में अपने वक्तव्य को रखने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी, बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं आभार और इस सर। अवसर पर मुझे बुलाने के लिए और यहाँ मंच देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। मैं मृदुल कीर्ति से मिला भी हूँ और उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो मृदुल जी को मेरा प्रणाम। और
यहाँ आपको सुनना एक और अवसर मिला, ये भी मेरा सौभाग्य है। आगे मैं निशंक जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि निशंक जी देखिए जीवन में 2 किरदार निभा रहे हैं, एक राजनेता का और एक साहित्यकार का। दोनों किरदार बहुत कठिन हैं और दोनों में सामंजस्य बना के चलना, ये तो उनकी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ना सिर्फ वो स्वयं साहित्यकार हैं, वो साहित्यकारों की सुधि भी ले रहे हैं, उनके बारे में सोच भी रहे हैं, उनके लिए कुछ उपक्रम कर रहे हैं। एक ये लेखक ग्राम का जो इतना बढ़िया जो उन्होंने एक अवधारणा लेके और जो बनाया है, मैं वहाँ गया भी था। पिछले वर्ष वहाँ जब शुरुआत हो रही थी तो लेके गए थे, 1 दिन का कार्यक्रम था हम लोगों का। पता नहीं विवेक जी आप थे कि नहीं उस बार, लेकिन हम लोग साथ में गए थे, कई सारे प्रवासी साहित्यकार गए थे। तो वहाँ बहुत एक तो बहुत मनोरम जगह है, बहुत सुंदर प्राकृतिक जगह है जहाँ आपको वैसे भी अच्छा लगे और वहाँ पे जब साहित्यकार जब मिलके साथ में बैठेंगे, चर्चा करेंगे विषय और मृदुल कीर्ति जैसे लोग वहाँ पर अगर रहें, तो क्या-क्या हमको सीखने को मिलेगा, क्या-क्या लिखने को, पढ़ने को, समझने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुंदर एक प्रयास है, जिसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए और शायद इस उपक्रम से बहुत सारे नए प्रवासी साहित्यकार भी इस बात से इस उपक्रम से जुड़ेंगे और शायद हिंदी में लिखना भी शुरू करेंगे। अभी संस्कृत के बारे में बात हो रही थी या भाषा के, तो भाषा में मृदुल जी ने इतनी बढ़िया बात कही, लेकिन जो संस्कृत भाषा जहाँ से हिंदी निकल के आ रही है, वो सारी बहुरूपीय भाषाओं की जननी है। और मैं कई बार बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण भाषा ये है कि जो आयरिश भाषा जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे भी ये मानते हैं कि इनकी जो भाषा है वो एंशिएंट ग्रीक, लैटिन और संस्कृत का मिश्रण है। तो यहाँ पे जब आप किसी लोगों को जब आप आयरिश भाषा में सुनोगे, कुछ इनके ऐसे जिसको कहेंगे कि बोलने की जो तरीका है, आपको लगेगा कि कोई संस्कृत बोल रहा है, दूर से सुनेंगे तो। समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ एंशिएंट ग्रीक, लैटिन भी जुड़ गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि संस्कृत में कुछ बोल रहा है। तो अब संस्कृत का इतना प्रभाव सारी यूरोपियन भाषाओं में है कि जैसे माता शब्द है वो मैटर बन जाता है लैटिन में, दंत से डेंटल बन जाता है, द्वार से डोर बन जाता है, नभ जो है वो रशियन में नेबू है, देवर की रशियन देवर ही है, उसको डेवर या जो भी वो अपने एक्सेंट में बोलते हों, लेकिन वो देवर का देवर ही बोलते हैं रशियन में। अग्नि को लिथुआनियन भाषा में उग्निश बोला जाता है या इग्निश बोला जाता है। वायु उनके लिए बैजू है, देवी के लिए देव्यता यूज़ करते हैं, पद यानी पैर के लिए पेदा है, अश्व जो है वो सीधा का सीधा लिथुआनियन में अश्व ही है। तो इतना प्रभाव संस्कृत का हम अपनी जो महानता है, जो हम अपनी प्राचीनता है, जो हम अपनी जो आज की हमारी उपादेयता है, उसको हम खुद ही भूल जाते हैं। मैं बहुत कम लोगों को देखता हूँ कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा और खोज करें, शोध करें, कि संस्कृत कहाँ-कहाँ पहुँची हुई है और उसके संस्कृत के माध्यम से हिंदी कहाँ-कहाँ पहुँची हुई है। ये हमको थोड़ा इस पर और शोध होना चाहिए और शायद लेखक ग्राम में ऐसा कुछ उपक्रम हो। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने बीबीसी का एक लेख पढ़ा था जो कि भाषाओं के ऊपर था। उसमें ये कहा गया कि हर 15 दिन में एक भाषा विलुप्त हो जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यह बात बिल्कुल सही है, तथ्य से इसका उन्होंने इसको प्रूव भी किया कि पापुआ न्यू गिनी में एक भाषा ऐसी है जिसको केवल एक तोता बोल सकता है। सारे इंसान खत्म हो गए। जो उसको बोल सकते थे, अंतिम इंसान खत्म हो चुका है। केवल एक तोता था और वो भी मुझे लगता है 5-7 साल पहले था, अभी है कि नहीं वो पता नहीं। लेकिन केवल एक तोता वो भाषा बोल सकता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाषा हमेशा रहेगी, हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसे हमेशा आज के लिए रोज़गारपरक बनाना पड़ेगा, अपने नए लोगों में वो भाषा डालनी पड़ेगी, उस भाषा की उपादेयता बनाए रखनी पड़ेगी, उसकी वैज्ञानिकता बनाए रखनी पड़ेगी और इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। आज है, कल रहेगी, इसका कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई इसकी गारंटी आपको दे सकता है। इसके लिए आप प्रयास करेंगे, वही संस्कृत के साथ भी है, वही भाषा के साथ भी है, मुझे लगता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। अंत में 4 अपने पंक्तियों के साथ मैं समाप्त करूँगा कि जो कवि हृदय होता है,
वो कहाँ से चीज़ें लेके आता है। जैसे नीरज ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। लेकिन मैंने अपनी 4 पंक्तियाँ लिखी कि कवि कैसे कविता या सृजन करता है, उस पे लिखा कि मरुस्थल का सूखा पाया, सागर का वृत्तांत लिखा। मरुस्थल का सूखा पाया, सागर का वृत्तांत लिखा, सूखे ताल तलैया जीकर वर्षा का दृष्टांत लिखा, और एकाकी मन मंदिर फिर भी हृदय का प्रेमांश लिखा, बाहर की दुनिया देखी पर भीतर का सारांश लिखा, भीतर का सारांश लिखा। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या मैं शुरू करूं? माँ शारदा को नमन, मंच पर उपस्थित विद्वज्जन को नमन। राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोती हिंदी। दे सकती हूँ आप लोगों को आज की। तो बहुत सुंदर उद्घाटन हुआ, उसमें अपने पूर्व राष्ट्रपति में और जी मैं क्षमा चाहूंगा। तो भव्य प्रोग्राम था आज का काफी, और भव्य प्रोग्राम था आज का काफी, और आप सब लोगों को मिस किया। आई एम ग्लैड। मैं तो अभी कमरे पे आई हूँ रात को 10:30। क्योंकि ये भी मैं बताना चाहती हूँ बहुत बार, क्योंकि आज हिंदी के बारे में बहुत लोगों ने बात की। तो जब जब मैं भारत आती हूँ, जब लोगों को पता चलता है मैं श्रीलंका से हूँ, भारतीय नहीं हूँ, तो सब लोग मुझसे अंग्रेजी में ही बोलने लगते हैं। लेकिन मैं हिंदी में बात करती हूँ तो वे लोग मुझे अंग्रेजी में जवाब देते हैं। तो मैं अक्सर पूछती हूँ, अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, भारतीय ना होते हुए भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो आप अंग्रेजी में क्यों जवाब दे रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझसे हिंदी में ही बात करें। और ये तो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि हिंदी ने ही मुझे वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया है, वैश्विक बना दिया है। तो हिंदी ही मेरी पहचान है। तो हिंदी में बात करते हुए, हिंदी में सब कुछ समझते हुए, तो मुझे तो इतना गर्व महसूस होता है कि ये इतनी समृद्ध भाषा, इतनी सारगर्भित भाषा को सीखने का मौका मुझे मिला। इस वजह से मैं सब लोगों से जुड़ पा रही हूँ। तो इसलिए भी मैं सम्माननीय निशंक जी और उनके सारे टीम को दोबारा भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों का ये प्रयास सभी लोगों को जोड़ें, इसी तरह से ही पूरे विश्व भर के लोगों को एक जगह पे पिरोए रखें। तो यही कामना है, और आगे का जो 2 दिन बहुत ही सार्थक रहे। और सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। बहुत अच्छा। अतिला जी आप आने वाली थी, आपके बारे में बात हुई थी आज कि अतिला जी भी आने वाली थी, और रमा शर्मा भी नहीं आ पाई, उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा जी। बहुत बहुत आभार अथिला जी। आपने जो समस्या कही उससे मैं भी आए दिन 2-4 होता हूँ। हमारे चीनी विद्यार्थी जेएनयू में पढ़ने गए तो उन्होंने पूछा कि पुस्तकालय कहाँ है, तो वहाँ पे विद्यार्थियों ने नहीं बताया, और लाइब्रेरी कहा तो बता दिया। तो वो लोग मुझे फोन कर रहे हैं भारत से कि विवेक जी आपने हमें कौन सी हिंदी सिखा दी है, ये वाली हिंदी तो यहाँ कोई बोलता ही नहीं है। तो यह दुर्भाग्य है हम सभी का, और विदेशी सुनते ही हम लोग अंग्रेजी में ही शुरू होते हैं। तो हमें इस मानसिकता से निकलना होगा निश्चित रूप से। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हेस्ती वीरानोता जी जुड़ी हुई हैं। क्या हेस्ती वीरानोता जी आप अभी सुन पा रही हैं हमें? शायद हेस्ती जी नहीं है, अभी नहीं जुड़ी हुई हैं। तो सिप्रा दीदी क्या हम लगभग विवेक जी वो जुड़े हुए हैं। हेस्टी जी जुड़े हुए हैं। हेस्टी जी जुड़े हुए हैं। हेस्टी मेरे नौनाथ जी, तो हम लोग उन्हें सुनना अपने चाहेंगे। आमंत्रित कर लें। जी विवेक जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आपकी आ रही है राजीव जी। जी असल में मेरा वीपीएन काम नहीं कर रहा था, तो मैं हमारे एक सहयोगी हैं हेस्ती जी, मैंने ठीक है, उनका तो लैपटॉप राजीव जी कृपया 5 मिनट में अपने वक्तव्य को रखें। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे लगता है कि हिंदी के लिए
जितने सूदी वक्ताओं ने मुझसे पहले बोला है, सभी बातें उसमें आ ही गई हैं, परंतु फिर भी कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं जोड़ना चाहूँगा। जैसे हमारे देश में कई जातियों का गाँव होता है। आजकल धर्म विशेष का भी गाँव होने लग गया है और ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर निशंक जी का एक पहल है कि उन्होंने साहित्यकार जाति को एक साथ लाकर एक लेखक गाँव की जो परिकल्पना थी उसको साकार किया है। और ये हम सबके लिए एक बहुत गर्व की बात है। डॉक्टर निशंक जी के विषय में हम सब जैसा कि जानते ही हैं और पहले भी वक्ताओं ने कहा है कि वह अत्यंत सरल और सुलभ स्वभाव के हैं। और हिंदी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी अपने तमाम विकृतियों के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्थिति में अधिक सुलभ है और कई देशों में इसको पढ़ाया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति हिंदी के द्वारा आकर्षित हो रहे हैं। और हिंदी से जुड़ी हुई जो चिंताएं बहुत सारे विद्वानों ने प्रकट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी भाषा के विकास के लिए राजाश्रय होना अत्यंत आवश्यक है। और पिछले 10 वर्षों में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं हिंदी बोलते हैं और हिंदी को कई देशों में ले गए, तो वहाँ रहने वाले प्रवासी भी अपनी जिम्मेदारी को अधिक से अधिक समझेंगे। दूसरी चीज जो है वो आर्थिक विकास है। जब भारत का आर्थिक विकास हो रहा है तो आप देखेंगे कि शोध कार्यों में अधिक से अधिक धन उपलब्ध होगा और हिंदी में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे भूत जैसा भी हो, परंतु भविष्य हिंदी का बहुत उज्जवल है। और एक और तीसरी चीज है कि संस्कृत से जुड़ना। जब तक हिंदी संस्कृत से जुड़ के रहती है तो वो अत्यंत आकर्षक रूप में रहती है। और विवेक जी से अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती है कि हिंदी को संस्कृत निष्ठ हिंदी जो है वो अत्यंत कर्णप्रिय है। और आप देखेंगे कि हमारे जितने भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, सबके जो सूत्र वाक्य है वो सब संस्कृत और हिंदी में ही है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हिंदी तो हम सबको जोड़ ही रही है और हम सब हिंदी प्रेमी हैं, तो हमारे हृदय में हिंदी बसती है और उसका कोई स्थान नहीं ले सकता। तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। बहुत बहुत आभार राजीव जी। और आपका कथन सत्य भी है। यदि नेहरू जी ने संस्कृत निष्ठ हिंदी को अपनाया होता तो अभी दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी कोई हिंदी को लेकर कोई समस्या नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। हम हारू मेहरा जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। हारू सर, कृपया 5 मिनट में अपने वक्तव्य को रखें। नमस्कार। मैं अभी लियों से बोल रहा हूँ जो फ्रांस में है। सो आई एम थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज यहाँ पर तो 3.5-4 घंटे का फर्क है टाइम में। सो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ निशंक जी का और उनके जो भी साथी हैं उनका। मैं अभी इंडिया से ही एक हफ्ते पहले उत्तरकाशी में था और मेरे साथ बहुत सारे हमारे यहाँ के फ्रांस के, जर्मनी के कोलीग्स थे और हम 1 महीना वहाँ पर हमने
पूरी संस्कृत में चैंटिंग करी है और हमारा वो और योगा और मेडिटेशन के अलावा हमारा संस्कृत के चैंटिंग का सेशन थे। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी यूरोप में हम बहुत ज़्यादा इवन आप जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पे जिनीवा है। और जिनीवा में जहाँ पर इंटरनेट पैदा हुआ, इंटरनेट अमेरिका ने डिस्कवर नहीं किया, वो यहाँ यूरोप में सर्न करके एक साइंटिफिक फैसिलिटी है, वहाँ पर हुआ था। तो वहाँ पर अगर आप बाहर जाओगे उनके फैसिलिटी के बाहर, तो वहाँ पर जो प्लाक है उसमें जो है संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। और जो है तो ये हमारी जो धरोहर है वो इतनी स्ट्रांग है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो फ्रेंदी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रेंच और हिंदी से ही बनी है। उसमें FRE फ्रेंच से आता है और हिंदी हमारी हिंदी लैंग्वेज से आता है। और ये मेरा प्रोजेक्ट 10 साल से जो चल रहा है यहाँ यूरोप में, उसका मकसद ही यही है कि हम जो हिंदी है उसको एक तो जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको तो सिखाई जाए, जो कि हम उनको गाने से और उनके यूथ को जो है हम सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि वो फिर भारत के बारे में उनकी जो इमेज है वो चेंज होती है, उनको रिच कल्चर और ये संस्कृति का पता चलता है। उसके अलावा और क्या होता है कि जो यहाँ के जो बच्चे जो बाहर से इंडिया से यहाँ आ गए, तो हमारी जनरेशन ने तो हिंदी पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है। जैसे मैंने 8वीं तक संस्कृत पढ़ी है और फिर 10वीं तक हिंदी पढ़ी है। तो हमें पढ़ाया जाता था जब हम वहाँ पर थे। बट जब मेरे बच्चों को या मेरे से जो और लोग हैं यहाँ जो बाहर आए, उनके बच्चे तो हिंदी नहीं पढ़ रहे। तो हमारा प्रोग्राम उनको भी हिंदी पढ़ाना और उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताना, ये बहुत जरूरी कार्य हो गया है, जिसमें कि हम बहुत काम कर रहे हैं। और यहाँ की एम्बेसी हमें सपोर्ट करती है। अभी यहाँ पर जो पिछले 4 साल से जो एम्बेसडर हैं जावेद अशरफ जी, वो बहुत सपोर्ट करते हैं हमारे इस इनिशिएटिव को। और ये एक ऐसा मतलब इनिशिएटिव, मतलब जो हिंदी लैंग्वेज एक ऐसी मतलब लैंग्वेज है जो कि मतलब अगर उसको आप बोलचाल की भाषा में सिखाओ, अब वो लिखने में और सिखाओ तो लोगों को कम मतलब टाइम लगेगा उसको लिपि के उसके सिखाने में। बट जो हमने फाइंड आउट किया कि अगर आप बोलचाल की भाषा में उनको अगर सिखाते हो, गानों के थ्रू, उनको जेस्चर के थ्रू, या फिर एक्टिंग के थ्रू, या फिर उनको ये छोटे छोटे प्लेस करते हैं। हमने एक नया कंसेप्ट निकाला है जिसको हम पेप पोइट्री बोलते हैं, जिसमें कि हम छोटी छोटी पोम्स बनाते हैं हिंदी में, और जिसको कि हम फिर देन प्रेजेंट करते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों को। और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं उसको, क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है कि आदमी एकदम पकड़ लेता है। और फिर हम जब इन बच्चों को इंडिया लेके आते हैं, जो हमारा मेजर हमारे पास 60 इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ की हम यहाँ के बच्चे वहाँ आते हैं। और जब वो बच्चों को, जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको 15-20 दिन में इतनी हिंदी सिखा देते हैं कि वो उसको एकदम उनको कनेक्ट होता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन अराउंड 15-20% पॉपुलेशन इमिग्रेंट है। और जो इमिग्रेंट है उन स्पेशली आपकी अल्जीरिया, मोरक्को या फिर इजिप्ट और
इस वहाँ से बहुत सारे लोग हैं, फिर ईस्टर्न यूरोप से बहुत सारे लोग हैं, लेबनान से, और ये ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उनसे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और उन लोगों को बॉलीवुड के बारे में ऑलरेडी उनको मालूम है ऐश्वर्या राय कौन है, उनको मालूम है सारे मूवीज उनको मालूम है, वो उनको देखते हैं, वो उनका एंटरटेनमेंट वही है। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत कनेक्ट होता है उनको, अगर कोई हम हिंदी सॉन्ग या कोई हिंदी गाना उनके साथ गाते हैं तो वो एकदम कनेक्ट करते हैं और वो लैंग्वेज को एकदम सीख जाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको कनेक्ट करें कुछ कल्चर से तो उनको जल्दी समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्त जो है वो शब्द ईरान से आया है, वो कोई वहां से नहीं है। तो अगर हम उस तरह के वर्ड्स को लेके उनको बच्चे को समझाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो वो उसको जल्दी से पकड़ लेते हैं और उनकी वो लोग उसको उनको रिटेन रहता है वो, और इस तरह से लैंग्वेज का विकास होता है। और बेसिकली लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टूल है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेटर हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। इससे फिर जब अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है तो ये सब चीज़ें जो वर्ल्ड में चल रही हैं, वॉर है, हेट है, क्राइम है, एक दूसरे के सहन शक्ति जो नहीं है लोगों को, आज टॉलरेंस नहीं है, वो सब चीज़ें कम हो जाती हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जो वसुदेव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है वो एक जो है स्ट्रॉन्ग रहता है और हम लोग उसको दुनिया ज़्यादा अच्छी तरह से समझती है, जो हमारे देश का कंसेप्ट है। सो थैंक यू। सो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो है मुझे इसको बुलाने का और ये कुछ टाइम देने का। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर। हम लोग के साथ अब अंतिम वक्ता के रूप में निशा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं। निशा शर्मा जी, क्या आप सुन पा रही हैं? शुक्रिया शिप्रा दीदी। तो हम लोग अब मृदुल दीदी को बुलाते हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। बिल्कुल विलंब भी उनके बहुत हो लिए चुका है। बहुत हो गया, उनके लिए मतलब जी। नमन करती हूँ आपके धैर्य को दी, और बहुत अच्छा लगेगा नहीं, वापस से। दीदी का वहां पे तो 4 बज रहे हैं, मेरे यहाँ तो अभी 1:15 ही हो रहा है। विवेक जी, यहाँ तो विवेक जी, प्रातः हो गई। आप भी तो कुछ बोले। जी, आपके बाद मैं ही तो अध्यक्ष बोल आपको सकती है, समापन होगा इतनी फिर। सारी आज के कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इतनी सारी मातृशक्तियां जुड़ी हुई हैं और सबका आशीर्वाद और स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए मैं निशंक जी को अधिक धन्यवाद देना चाहूंगा। और दीदी मैं तो यही कहूँगा, मुझे चीन में 13-14 वर्ष हो गए, यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी की भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति, क्योंकि जो संस्कृति होती है वह किसी भी देश की आत्मा होती है और भाषा व साहित्य उस संस्कृति की वाहक होती है। तो यदि हमें किसी संस्कृति की, देश की, सभ्यता की संस्कृति को जानना है, समझना है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ की भाषा के माध्यम से ही जान सकेंगे। और यहाँ चीन में पढ़ाते समय 2 भारत है। जो विद्यार्थी हिंदी जानते हैं उनकी दृष्टि में जो भारत नहीं जानते हैं और मीडिया के माध्यम से भारत को समझते हैं, उनके भारत में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे जो भाषा की शक्ति है, अभी सर ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, मैं विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम पढ़ाता था कि भारत का ध्येय वाक्य है हम सभी को अपना कुटुंब समझते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे। तो यहाँ मांसाहारी लोग हैं, उन्हें समझ में नहीं आया। मेरी विद्यार्थी काशी पढ़ने गई थी और आई लौट के तो बताई कि विवेक जी मैं बनारस गई थी तो देखा सड़क पर एक गाय बैठी थी और लोग आ जा रहे थे लेकिन कोई उसे मार नहीं रहा था, बगल से निकल जा रहे थे। तो आप जब कक्षा में बताते थे कि भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम है उसमें पूरे विश्व के मानव ही समाहित नहीं है बल्कि पशु पक्षी सभी प्राणी समाहित हैं, तो भारत जाकर मुझे यह समझ में आया। तो कैसे हिंदी भाषा के माध्यम से जो बाहरी विदेशी लोग हैं वे भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को समझ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और
यह हम लोगों के लिए बड़ी बात है। और चूंकि अब मैं निशंक जी से, हम सभी ने जितने भी लोग मिले हुए हैं निशंक जी से, एक बात सभी कहेंगे कि सर से मिलना बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल व्यक्ति है। हम लोग तो उनके सामने बहुत ही अभी शैशव अवस्था में है, फिर भी सर से जब भी मिलने का समय मांगते हैं तुरंत मिल जाता है, और जब भी गए हैं आधा घंटा का समय लेकर 2 घंटा बाद ही आए हैं। तो बिना खाए गए हैं, भोजन कर कर ही आए हैं। मैं पिछली बिल्कुल बार सही। गया था, बात करते करते रात के 12 बज गए, तो कह रहे हैं तो अब तुम होटल में जाओगे तो तुमको खाना कहाँ मिलेगा, यहीं खा लो। फिर हम लोग खाकर बात करते करते रात के 1 बज गए। तो सर से जो मिलना एक, और हमारे, मैं भोजपुरी क्षेत्रों में से आता हूँ। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, कि जो पुत्र की जो वृद्धि होती है, सफलता होती है, उन्नति होती है, वो पिता के धर्म से होते हैं। तो जो लेखक गांव के रूप में निशंक जी जो हमें, हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य में भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हमें एक कम से कम इतना तो सबल है कि हिंदी के क्षेत्र में यदि हमें कोई सहायता चाहिए, हमें कोई शंका समाधान चाहिए, तो निश्चित रूप से बेधड़क हम जब चाहें तब उनको खोज सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं, उसका हल जान सकते हैं। तो यह हम लोगों के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ही गौरव का। और एक तरह से भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा, उसका एक ऐसा बीज बोया है जिससे आने वाली सभी पीढ़ियां जो ऋणी होंगी। ये निश्चित रूप से बीज हमेशा छोटा होता है। इस समय तो छोटा भी नहीं है, बहुत विराट रूप में काम हो रहा है। उनका तो बीज भी छोटा नहीं है, तो ये बरगद बनना ही बनना है। तो ये अपूर्व काम है और बहुत साहसिक काम है। इसके लिए मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, वैचारिक शक्ति तीनों चाहिए। तो उनको, और विशेष रूप से बताऊं कि निशंक जी ने भी मेरी प्रतिभा को देखते हुए 2020 में मुझे एनसीईआरटी के लिए नॉमिनेट किया था। तो इसी के कारण मैं, फिर मोदी जी ने किया मुझे 2024 में, अभी यहाँ मई सिडनी आए थे तब उन्होंने एनसीईआरटी में मुझे लगाया। तो मैं हिंदी की कक्षा के 6 तक का काम करके आई हूँ और छप चुकी हैं किताबें, और 7th 8th 9th 10th का यहाँ से कंटेंट भेज रही हूँ। अब जनवरी में जाके ज्वाइन करूँगी फिर से। तो ये बड़ा निशंक जी, इसने मतलब जो सहयोग दिया, सहयोग नहीं, उन्होंने मुझे पहचाना, मैं जानती भी नहीं थी कि मेरा नॉमिनेशन हुआ है। तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को पहचाना और तो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, जिसको मैंने संभाल करने का पूरा प्रयास किया। हिंदी के संदर्भ में भी सभी हमारे हिंदी प्रेमियों ने इतना अच्छा बोला, अंदर की जो कसक थी वो भी निकाली, वास्तविकता भी कही, और क्या करना चाहिए वो भी कहा, और आगामी पीढ़ी के लिए भी चिंतित हैं वो भी कहा। तो सब तरह का जो पूरा परिवेश जो हिंदी का है उसको बड़े सारे ही पक्ष उजागर किए सभी वक्ताओं ने। और वो भी यहाँ के, भारत के नहीं, कितने कितने देश के किस किस कोने में बैठे हुए, और तब जाके हिंदी के प्रति ऐसे ऐसे भाव, उनको सबको प्रणाम है, नमन है। वही ना कि बीज लेकर जा रहे हैं, चाहे 1-2 ही बीज होंगे लेकिन वो वृक्ष बनेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब ये वृक्ष बनेगा ना, तो जो बीज का महत्व तो नहीं जानेंगे, उन्हें केवल वृक्ष दिखाई देगा। उन्हें ये नहीं पता ये वृक्ष है, लेकिन वृक्ष का सार जो है बीज है, और बीज जो है वो वृक्ष का विस्तार है। तो 2 चीजें हैं कि बीज जो है वो वृक्ष का सार है, और वृक्ष जो है वो बीज का विस्तार है। तो ये बीज और वृक्ष की जो संयोजन और समायोजना है वो आगे आने वाली पीढ़ी जानेगी। और मैं उन लोगों के लिए प्रयास को सत नमन करती हूँ
जैसे आप जो जर्मनी से बहन है हमारी, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को हिंदी ही बोलती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सबको भी ये चाहिए, घर में हिंदी बोलो। बोलने से क्या होता है कि श्रवण शक्ति, वाक शक्ति और जो ये दो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कह लीजिए, ये सबसे ज्यादा आप जो कहीं कुछ सुनते हैं मंत्र वगैरह तो कुछ दिनों में क्यों याद हो जाता, अनायास याद हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि वर्णमाला बहुत शुद्ध रूप में खेल खेल में सिखाएं। मैं अपने घर में छोटे बच्चों को गाकर सिखाती हूँ वर्णमाला। और अभी मैं थोड़े दिनों में जो मेरे गायन का है मैं शायद मतलब डाल दूंगी यूट्यूब पे, तो आप लोग भी कर सकते हो। 2 दिन में सीख जाते हैं, 3 दिन में। तो उसको मैं मतलब रुचिकर बनाकर इस तरह हम अपने हिंदी का वैश्विक प्रसार कर सकते हैं। और हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती है। जो हमारा इसका शीर्षक है, हम उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। हम राष्ट्रीय जो परिकल्पना है एक सूत्र में बांधने की, उसका आधारभूत जो है भाषा है और हमारी हिंदी है। और किन्हीं राजनैतिक कारणों से ये दीवार है, लेकिन अदृश्य दीवार है जो एक दिन हटेगी, अवश्य हटेगी। और जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें कहीं ना कहीं हिंदी का पुट होता ही होता है, संस्कृत का होता ही होता है। लेकिन हम रोज की परिचर्चा में ऐसे रहते हैं या हमको किसी ने ज्ञात नहीं कराया, लेकिन पुट होता है तो हम हमेशा हिंदी और संस्कृत से जुड़े ही रहते हैं। तो हमने जो इन्होंने शीर्षक दिया वो मुझे बहुत रुचिकर लगा और हम सब ने उस विषय पर विस्तार से बात की। इन्हीं शब्दों के साथ समापन की ओर चलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार से दीदी। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 आभार धन्यवाद। आपके समय के लिए। समय के लिए बिल्कुल। हाँ, मैं तो पूरी रात पूरी रात हो गई। अब तो ये मेरे आपका तो समर्पण हो गई। दिखाता है भाषा के अपने देश के सही प्रति, कहा। निशंक सर के लिए ये आपका सही कहा। समर्पण है जो आप इतनी देर तक जाग रही हैं। क्योंकि हर कोई और नहीं कर निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगा दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मेरे ध्यान का भी टाइम हो गया, अब कहाँ सोएंगे। और कल मेरी 9 से 5 पूरा दिन भर सेमिनार है। चलिए, मुझे लगता है कि आप सब लोग जया जी देहरादून में हैं। लेकिन विवेक जी, हम सभी को दीदी ने इतना ज्यादा प्रेरित कर दिया है कि जी, बीज कल है हम और लोग कल वृक्ष रिचार्ज हो गए हैं बनेंगे। कल भर के लिए। बहुत बड़ी सही बात कहा। और साधुवाद है इनका। सही में हम सभी वृक्ष बनने की जी पूरी कोशिश करेंगे। मृदुला दीदी सादर नमन और ध्यान लगाइए। जी, और इसी के भैया साथ बहुत अच्छा सभी को संचालन, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा हमेशा की कार्यक्रम तरह आपने संचालन। आयोजित किया। सुंदर बहुत कार्यक्रम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। और कोई त्रुटि होगी तो अनुज को क्षमा करेंगी और हम लोग पुनः फिर मिलेंगे किसी मंच और पर। एक बार हम सभी निश्चित रूप मिलके से निशंक जी के ऊर्जा को नमन करते हैं। और करते हैं। जी सही दीदी, कहा। सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को आनंद हुआ सबसे मिलके। जया जी बहुत भी दिख गई। जय दी कैसी हैं? बढ़िया। ऑफ हो हाँ, गया? बड़ा अच्छा दिन गया आज। हम लोग सुबह चले यहाँ से 9 बजे गए थे। गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं देहरादून में। हाँ, आना नहीं संभव हो पाया। यहाँ एग्जाम अभी चल रहे हैं हम लोगों के यहाँ, तो संभव नहीं है, इस समय छुट्टी नहीं मिलती है लेकिन बिल्कुल अब भी। लग रहा है मुझे कि आप लोग यही हैं सब। इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। बहुत ये अच्छा सब विवेक कार्यक्रम हुआ। भैया का कमाल है आज का। हाँ, नहीं, कांडियाल विवेक जी ने सर बहुत का, अच्छा निशंक प्रोग्राम सर का किया। जादू है। और मृदुल मृदुला जी जी बहुत बहुत अच्छा अच्छा बोली। लगा आपको सुनकर। बहुत अद्भुत अद्भुत बोलती हैं आप तो। बहुत हाँ। ऐसा कितना कुछ कितना भी सुनूं कम है बिल्कुल। मृदुला जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिला आज। बहुत कुछ बिल्कुल। लेके जा रहे, झोली भर कर जा रहे। हाँ, भविष्य में काम आएगा। आपने ठीक है। और ओके। आपने रिकॉर्डिंग तो बंद कर दी होगी ना?
रिकॉर्डिंग अभी तो नहीं, क्योंकि रवि जी कर रहे थे रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग उन्हीं वही बंद कर पाएंगे। कर लेंगे तो काट छोट, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए रवि जी से, तब हम लोग बात करें। तो हमने पर रवि जी मृदुला जी आप लाइए, प्लीज आप आराम करें, अब आराम आप करें मृदुला जी, जाइए, बहुत देर हाँ, हो नहीं गई। तो तबीयत बिल्कुल खराब हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, समय हाँ, का सेहत का ध्यान रखें, वो ओके, सबसे सबका जरूरी है। नमन आपको ये हमारी जो पूर्णाहुति हुई है, तो उसमें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईश्वर की कृपा से मैंने 9 उपनिषदों का काव्यानुवाद किया हरि गीतिका छंद में। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांड्यूक ऐत्रे तैत्री श्वेताक्षर, इस तरह 9 उपनिषदों का किया। उसमें जो हमारा ये जो शांति मंत्र होता है उससे शुरू होता है, और ये छांदोग्य उपनिषद का है। तो इसका ये तो संस्कृत में है और मैं इसका अनुवाद सुनाती हूँ। परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, परिपूर्ण पूर्ण है पूर्ण प्रभु, यह जगत भी प्रभु पूर्ण है। परिपूर्ण प्रभु की पूर्णता से पूर्ण जग संपूर्ण है। उस पूर्णता से पूर्ण घटकर पूर्णता ही शेष है। परिपूर्ण प्रभु परमेश की यह पूर्णता ही विशेष है। ये बहुत अनुवाद। खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, अद्भुत। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। और जया जी, जब इतना मन था इसमें आने का, और बस आज तो बहुत ही अंदर से पीड़ा सी थी कि मैं वहां क्यों नहीं हूँ। अब आप यही हैं, मैंने बताया ना आपको, आप जुड़ी हैं, इतनी सारी बातें हुई हैं। जुड़ी हुई हूँ। आज तो मैंने मतलब सोच ही लिया था कि इस वाले प्रोग्राम में आऊंगी, तो अब क्या सोऊंगी, कहीं नींद ना लग जाए, तो जगती रही 2 बजे तक। अच्छा, सो और अब जाइए। तो 4:15 हो गए। नहीं पर सो जाइए थोड़ी देर, सो क्योंकि जाइए, तबीयत खराब नहीं, 2 घंटा आराम कर लीजिए। हाँ ठीक थोड़ी है। देर आराम कर लीजिए। नहीं, अब सोना नहीं, अब तो ध्यान का टाइम हुआ, तो करूंगी फिर। अब नहीं सोती, अब तो दोपहर को ही देखेंगे। हाँ, हम भी बस ऑफिस से लौटे, बस जैसे ही आए वैसे ही जुड़े। सर का भी फोन आया था तो बात नहीं हो पाई, रास्ते में थे तो बात नहीं हो पाई मेरी। तो मैंने कहा पहुंच के बस जुड़ी जाएंगे। तभी मैंने भैया से कहा, मुझे पता था, मतलब ये कार्यक्रम बाद में दिखाना, वो दिख नहीं पाया। आशना जी का भी फोन आया तो दिख नहीं पाया था। अभी विवेक जी सांख्य योग दर्शन का अनुवाद किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पतंजलि योग दर्शन और सांख्य योग दर्शन, ये दोनों युग में है। दीदी किस भाषा में किया आपने? संस्कृत जी? से किस भाषा में किया? संस्कृत से किस भाषा में किया है? फिर से कहें कृपया। ये आपने जो अनुवाद किया है वह किस भाषा में किया है? संस्कृत से अवधी में रामायण की तरह हिंदी में। अरे वाह, तो अवधी भाषा में। हम तो लखनऊ के हैं तो हम तो जरूर पढ़ेंगे। तो दीदी हमें यह उपलब्ध कैसे होगा? क्योंकि चीन में अभी उपनिषद पर काम चल रहे हैं। अभी 12 उपनिषदों का चीनी भाषा, संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो अच्छा, जी, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में बीना जी है ना, जहाँ जी की? बीना मैम जी। हाँ, तो वहां से मंगा लीजिए। सुनील जी से, सुनील जी हैं जहाँ पे, सुनील जी है ना? हाँ, अभी सुनील कुलकर्णी जी। हाँ, पतंजलि योग दर्शन जी, और विवेक चूड़ामणि वो प्रभात प्रकाशन पर है। विवेक चूड़ामणि का तो मैंने देखा था मैम। मैंने मेरा अनुवाद पिछले देखा है साल, आपने? हाँ, विवेक चूड़ामणि मैं शायद इसी साल गया था संस्थान में। हाँ, दिया तो नहीं, लेकिन देखा मैं वो। और जो मैंने अभी उपनिषद आपको बताए, वो और भगवत गीता और अष्टावक्र गीता, ये मैंने कविता कोश पर डाल रखा है। आप सब लोग पढ़िएगा, करीब 1.5 लाख लोग पढ़ चुके हैं। तो कविता कोश मृदुल लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। ओके, ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट जी। ठीक है, सब लोग आराम करिए, आप लोग भी। जयदी आप भी थक गई होंगी, सुबह से आज कार्यक्रम में थी। हाँ हाँ, फिर वहां से आए, कविता कोश में मिल गया। कविता कोश पे मुझे भी मिल गया। विवेक चूड़ामणि भी है, और सांख्य योग भी है, और उपनिषद भी है, और भगवत गीता भी है। अष्टावक्र गीता भी हो गई।
जी, अष्टावक्र गीता भी है। और वैदिक संध्या भी है। जितना भी हम लोग यज्ञ करते हैं हवन, जी, वो सब मैंने काव्य में कर दिया। पातंजल योग दर्शन भी है। दीदी, योग का चीन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। अभी चीन के कम से कम 600 शहरों में योग केंद्र है, और बड़े शहरों में, किसी भी बड़े शहर में 100 से अधिक ही योग केंद्र हैं, और वे लोग अपने स्तर पर कोई भाषा सीख रहे हैं। देखिए, उसका योग चित्त वृत्ति निरोधा, चौपाई छंद में, जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम और चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। अनुवाद है। योग चित्त वृत्ति निरोध, 4 टुकड़े करिए इसको क्रम से अनुवादित किया चौपाई के 4 भाग में। तो ये तो कभी अलग से सेशन हो तब हम आपको बताएं। तिनहि योग रित भी कह रही हूँ, सत्य भी कह रही हूँ। अरे कोई प्रश्न तो करो कि मृदुल, तुमने रित सत्य साथ क्यों लगाया? तो मैं आपको बताऊं ये क्यों लगाया। उतना ज्ञान होता तो किया जाए। दीदी, किसी रविवार के दिन आप हमें समय दें। अब एक हम लोगों की संस्था है लोकपाल, मुख्यमंत्री योगी जी कार्यालय संचालित होती है। हर रविवार हम लोग एक व्याख्यानमाला रखते हैं भारतीय संस्कृति पर केंद्रित करके, शाम के 5 से 6। तो दीदी, आप किसी रविवार को हमें समय दे, 1 घंटा लोग इसी पर उपनिषद पर ही बात करेंगे। ये जो ओके, मैं आपको मैसेज दीदी करता हूँ, व्हाट्सएप पे करता हूँ, और फिर हम लोग एक दिन समय निश्चित कर लेते हैं किसी रविवार को, और फिर इस पर विस्तृत बात करते हैं, तो अधिक लोगों तक भी पहुंचेंगे, अधिक लाभान्वित होंगे। मैं दीदी संदेश को व्हाट्सएप करता हूँ आपको। हाँ जी, बहुत बहुत आभार, पुनः आपको आभार दीदी, और आप सभी का आभार। आप सभी इस मंच से जुड़े, और निशंक जी की तरफ से आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और पुनः हम लोग मिलते हैं, हिंदी में धन्यवाद। बात करते रहेंगे, और पुनः ऐसे ही किसी मंच पर निश्चित रूप से मिलेंगे। नमस्कार।